हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आप लोग का स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। तो बच्चे, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सिलेक्शन एक्सप्रेस। तो सिलेक्शन एक्सप्रेस में मैं आपको क्या करवाने वाला हूँ। सिलेक्शन एक्सप्रेस में आपको मिलेगा क्लास 8 तक का ऑल फार्मूला, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट विद ऑल प्रॉपर्टीज, जिससे आपके क्वेश्चन मिलते हैं कहाँ पे, AMU एंड GMI एंट्रेंस में। तो आप इस चीज़ को अच्छे से देखें, अच्छे से एंजॉय करें, सारा का सारा फॉर्मूला यहाँ पे रिवाइज करें, और A to Z में जो जितने प्रॉपर्टी बताऊंगा उस प्रॉपर्टी को बिल्कुल पढ़ लेना, उसे याद कर लेना, ताकि आपका जब एग्जाम हो तो वहाँ पे आपको जब पेपर में क्वेश्चन आए तो बिंदास से उसे सॉल्व करना और आगे बढ़ जाना। तो प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आते हैं, बाकी फार्मूला से तो क्वेश्चन आता ही आता है। इसे अच्छे से देखो, अच्छे से कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है भाई। इसे बिंदास होकर पढ़िए और टेंशन नहीं लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रेशनल नंबर। जो पहला चैप्टर है रेशनल नंबर, तो उससे क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो आपने रेशनल नंबर जब स्टार्ट करोगे तो उसमें पहला प्रॉपर्टी दे रखा है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में क्या लिखा हुआ है, रेशनल नंबर आर क्लोज अंदर, रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें क्वेश्चन क्या बनते हैं बताओ। रेशनल नंबर क्लोज्ड किसके अंदर नहीं है, तो रेशनल इसमें क्या नहीं लिखा, डिवीजन नहीं लिखा है। सिंपल सा जो इसका क्वेश्चन पूछता है कि रेशनल नंबर क्लोज्ड अंदर एडिशन बिल्कुल है, सब्ट्रैक्शन बिल्कुल है, मल्टीप्लिकेशन है बिल्कुल है, लेकिन डिवीजन नहीं है। तो आपसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा। सेकंड देखो क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से क्या क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले आपको उसका फॉर्म पता होना चाहिए। आपको पता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो किसके किसके लिए होता है, वो एडिशन के लिए होता है एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है, ठीक है भाई। तो ये दो चीज़ के लिए होते हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो एडिशन का फॉर्मेट क्या होता है, एडिशन का जो फॉर्मेट होता है उसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, A+B इज इक्वल टू क्या होता है, B+C। सिंपल सा है, ये क्या कह रहा है कि कम्यूटेटिव वो लो होता है। अगर मैं पहले A लिख दूँ और फिर यहाँ पे बाद में मतलब कि A+B इज इक्वल टू B+A, ठीक है भाई, A+B इज इक्वल टू A हुआ। तो सिंपल सा कह रहा है कि यहाँ पे मैंने ए को पहले लिखा और मैंने यहाँ पे ए को बाद में लिखा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। देखो एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 4 लिखूँ और यहाँ पे लिख दूँ बी के बदले में लिख दूँ 2 लिख दूँ, तो यहाँ पे ए के बदले में क्या लिखा 4 लिखा, तो यहाँ पे 4 बाद में लिखा जाएगा, और बी के बदले में क्या लिखो 2, तो यहाँ 2 पहले लिखा जाएगा। इन दोनों का अगर ऐड करते हो तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। इधर भी 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो LHS इज इक्वल टू RHS, कोई फर्क पड़ा, बिल्कुल नहीं पड़ा। तो आपसे क्वेश्चन देता है कि यहाँ पे आपको लिख देगा 4x + 3y इज इक्वल टू 3y + 4x। पूछेगा बताओ ये कौन सा फॉर्मेट है, ये कम्यूटेटिव लॉ का फॉर्मेट है या एसोसिएटिव का फॉर्मेट है या डिस्ट्रीब्यूटिव का फॉर्मेट है। तो ये किसका फॉर्मेट है भाई, जल्दी से बताएं आप मुझे। तो किसका फॉर्मेट है, कम्यूटेटिव का फॉर्मेट है, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो सेकेंड देखो, इसके अंदर एक आता है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन पहले सिंपल सा फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। वो होता है क्या, A × B इज इक्वल टू B × A, ठीक। तो इसका जो एग्जांपल मैं देकर बताता हूँ। तो इससे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है बताओ, 4x × 3y इज इक्वल टू 3y × 3x, है ना, 4x है, 4 है ना, 4x। सिंपल सा है। तो बताओ ये वाला फॉर्मेट किसका है, ये भी आपका है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मेट है। कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन वाले। तो ये सारे के सारे इससे क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल बने हुए भी हैं। आप 2024 का क्वेश्चन उठा कर देख लो, उससे क्वेश्चन आए हैं। अब आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है भाई, ये सिर्फ और सिर्फ एडिशन के लिए होता है। तो इसका जो मेन फॉर्मेट होता है पहले वो लिख देता हूँ। ये क्या होता है, A+B + C। इसने क्या किया, A+B को पहले ब्रैकेट में दे दिया, फिर आपको इक्वल टू का साइन देना है। और दूसरा होता है A+B + C। इस बार इनने किसको ब्रैकेट में रख दिया, B+C को ब्रैकेट में रख दिया। तो आपसे क्वेश्चन इससे कैसे बनते हैं, क्वेश्चन इससे आपको पूछेगा, आपको फॉर्मेट दे देगा 2x + 3y इज इक्वल टू 4, ठीक है। और इधर दे देगा आपका 2x + 3y + 4। तो इन दोनों के साथ ब्रैकेट में डाल देगा, इस बार इसको ब्रैकेट में डाल देगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे बताओ मैंने ये फॉर्मेट लिख दिया है, ये कौन से फॉर्मेट को, कौन सा प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, एसोसिएटिव को कर रहा है, कम्यूटेटिव को कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव को कर रहा है। तो ये कौन से फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है बताओ, जल्दी से बताओ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को कर रहा है। ये सारे प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इससे तो न जाने कितने बार क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी। तो बताओ यहाँ पे इफ़ x इज ए रेशनल नंबर कह रहा है, अगर x रेशनल नंबर है देन इसका जो रेसिप्रोकल होता है वो 1/x होता है। यहाँ से आपको मैं चीज़ और बता दूँ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का दूसरा नाम होता है रेसिप्रोकल। तो सिंपल सा क्वेश्चन ये भी पूछा है, बताओ रेसिप्रोकल को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से जानते हैं, ठीक है।
और इसको समझने के लिए क्या करो आप, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 1 लिख दूँ तो 1, सॉरी अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए 2 लिख दूँ, अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखने बोले या रेसिप्रोकल लिखने बोले तो आपको सिंपल इसको लिखना है 1/2। अगर एग्जांपल दूसरा लो, अगर क्या मैं यहाँ पे 2/3 लिख दूँ, तो कलर चेंज कर लो 1 मिनट, तो अगर यहाँ पे क्या लिख दूँ 2/3 लिख दूँ, इसका पूछे बताओ इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है या पूछे रेसिप्रोकल क्या है, तो सिंपल सा होता है 3/2, मतलब कि जो नीचे वाला होता है वो ऊपर चला जाता है, जो ऊपर वाला होता है वो नीचे आ जाता है, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, कोई दुख कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इससे ऑलरेडी आपको 2024 के अंदर इससे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें इसका फॉर्मेट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। फॉर्मेट इसका क्या है, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, तो ये आपका फॉर्मेट होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, बताओ इसका मतलब आप देखो एग्जांपल आपको दे देगा, जैसे यहाँ पे मैं लिख दूँ अगर 2 इंटू 4x प्लस 3y, ये दे देगा, सिंपल है। और इसे सॉल्व बैक करके इसे आप सॉल्व बैक करो, देखो इसे आप इसलिए लिखते हो ना 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा बताओ 8x प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 3y। आपसे पूछा गया था, बताओ ये फॉर्मेट दे दिया था आपको, पूछा था बताओ ये कौन सा प्रॉपर्टी है, तो ये कौन सा प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो आपका प्रॉपर्टी सारे क्लियर हो गए हैं। तो ऐसे एग्जांपल देखो, इससे भी एग्जाम क्वेश्चन आ चुके हैं, इससे भी आ चुके हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ से भी आ सकते हैं और यहाँ से भी आ सकते हैं, तो इसलिए मैं आपको सारा प्रॉपर्टी यहाँ पे करवा दिया हूँ। कोई दिक्कत है, इन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी समझ गए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी समझ गए, क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर क्या नहीं आता है, डिवीजन नहीं आता है, यह पता होना चाहिए। और आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का दूसरा नाम क्या है, रेसिप्रोकल है, और उसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया है। उसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव का आपको मैंने फॉर्मेट बताया और उसका एग्जांपल समझा दिया। कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, थी इसमें ज़्यादा कुछ थ्योरी है नहीं, जो 1-2 थ्योरी है बस उसे बता समझ लाओ। देखो इसका सबसे पहले का जनरल फॉर्म होता है, आपसे पूछता है बताओ इसमें से ये जो है इसको फॉलो कर रहा है कि इक्वेशन लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट है या नहीं है। इसका जो जनरल फॉर्म होता है आपको बस फॉर्मेट में पता होना चाहिए, ax प्लस बी इज इक्वल टू सी होता है, ये इसका फॉर्मेट होता है। ये फॉर्मेट से सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछता है कि बताओ ये लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट है कि नहीं है, ठीक है। तो आप देखो द सॉल्यूशन रिमेन अनचेंज व्हेन द सेम नंबर इज एडेड सब्ट्रैक्टेड मल्टीप्लाई और डिवाइड ऑन द बोथ साइड। इसका मतलब क्या है, इस फॉर्मेट में अगर मैं दोनों साइड है ना, दोनों साइड क्या करूँ, अगर मैं यहाँ पे भी 2 लिख दूँ और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दूँ 2, अगर दोनों साइड आप क्या सेम साइड अगर आप कोई भी सेम नंबर को क्या करते हो ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, तो उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आता। चलो मैं एक एग्जांपल लेके इसके अलावा एग्जांपल लेकर समझाता हूँ, रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ मेरे भाई। देखो मैं भी इसको ब्रैकेट में डालता हूँ और एक एग्जांपल लेते हैं, इसके लिए इसको देखो समझने का, बच्चे इसमें कन्फ्यूज होते हैं, वो कन्फ्यूजन आपको दूर करना आज। देखो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या 4 इंटू 2x इज इक्वल टू क्या कर दूँ बताओ, मैं लिख दूँ 3x, ठीक है। ये मैं सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ। तो अब देखो ये इसका है, अभी चलो यहाँ पे क्या लिख दो 2 ही रहने दो, x से छोड़ दो फिलहाल के लिए। तो 4 इंटू 2 और इज इक्वल टू 3, ये फॉर्मेट आपका लिखा हुआ है। अगर मेरा मन है कि मैं क्या करूँ, ये आपका क्वेश्चन है तो, लेकिन आपने एक्स्ट्रा क्या करूँ, मेरा मन है मैं एक्स्ट्रा क्या करूँ 2 से मल्टीप्लाई करूँ। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करो एक्स्ट्रा, तो आप दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये कह रहा है। तो अब इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करो, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करो, तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, आपको पता है कि मल्टीप्लाई के दोनों साइड इक्वल होते हैं, आपस में कट जाते हैं, इसे कट कर दो तो बात तो फिर वही हो गया, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको मल्टीप्लाई करके सिखाया उसी टाइप से आप चाहो तो दोनों साइड क्या कर दो, ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन जो भी करना है दोनों साइड करना है। क्या करना है, बोथ साइड करना है, किसी एक साइड। सिर्फ अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, अगर मैंने यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया था आपको मुझे ये साइड भी करना पड़ेगा, इसलिए आप दोनों साइड ऐड कर भी सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर सकते हो, लेकिन शर्त क्या है कि दोनों साइड। तो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो हमेशा सेम रहेगा, कभी अनचेंज नहीं होगा। अब आता है ट्रांसपोजिशन रूल। इसमें सिंपल सा ये रूल क्या है कि आप देखो यहाँ पे ये LHS है, ठीक है, ये क्या है LHS साइड होता है और ये क्या होता है RHS साइड होता है। तो आपको ये पता है कि अगर आप LHS से, ये आपका LHS में मान ये प्लस है, ये माइनस है, ये क्या है मल्टीप्लाई है, ये आपका डिवाइड है। आपको पता है कि जब LHS आप RHS साइड ले जाते हो माइनस को, तो वो क्या हो जाता है बताओ, वो प्लस हो जाता है। उसी टाइप से प्लस को अगर लेकर जाते हो तो वो क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। मल्टीप्लाई को लेकर जाते हो तो क्या हो जाता है वो डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड को लेकर जाते हो तो क्या होता है वो मल्टीप्लाई होता है। एग्जांपल देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ आपको 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 3, ठीक है, ये आपका इक्वेशन है। मुझे यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है,
तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल सा, तो 4x को मैं साथ पहले लिखूंगा इज इक्वल टू 3। अब देखो यहाँ पे ये जो 2 है +2 में है ना, मैं इसको LHS से कहाँ लेकर जा रहा हूँ, RHS लेकर जा रहा हूँ। तो RHS लेकर जाऊँगा तो क्या होगा बताओ, प्लस से 2 जाकर क्या हो जाएगा, साइन चेंज होता है, वही रूल ये बता रहा है। अब प्लस को उधर लेकर जाओ तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, +2 नहीं रहेगा। उसी टाइप से आप यहाँ पे एक्स को देखो, आप इसे रहने दो। अब ये देखो इसके साथ किस चीज़ में, मल्टीप्लाई में है, तो एक्स को सिंगल लिखो, इधर मल्टीप्लाई तो उधर जाकर किस चीज़ में आ जाएगा बताओ, डिवाइड में आ जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा। ये तो समझ में आया ये रूल क्या है, कि उधर से उधर ले जाते हैं तो आपको प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, माइनस क्या होता है प्लस में होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड, डिवाइड मल्टीप्लाई। आई होप कि अब आपको इस एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटर। तो ये बहुत प्यारा सा, इससे भी क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू n-2 इंटू 180। इसमें जो n है, n क्या होता है, नंबर ऑफ पोलीगन, साइड ऑफ पोलीगन होता है। ठीक है, तो अब एक ये क्वेश्चन देखो, ये 2024 में इससे क्वेश्चन आपके बने हैं। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, 360 डिग्री, ऑलवेज 360 डिग्री। कभी पूछे कि बताओ सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, एनी पोलीगन पूछे, सिंपल सा ये भी लिख दे, तो हमेशा ना हमेशा 360 होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको ऑलरेडी आ चुके हैं। आपको इंटीरियर एंगल भी आपको कई बार क्वेश्चन पूछा है, बताओ इंटीरियर एंगल निकाल के बताओ। तो इंटीरियर एंगल का आपका फॉर्मूला क्या होता है, पहले वीडियो पॉज करेंगे, खुद से लिखेंगे, बताओ इंटीरियर एंगल का आपको फॉर्मूला याद है या नहीं है। उसी टाइप से एक्सटीरियर एंगल का आपको फॉर्मूला याद है नहीं है, तो एक्सटीरियर एंगल से पता है आपको 2024 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2023 में पूछे गए हैं, और इस बार आने की बिल्कुल संभावना है। तो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला पहले आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, n-2 इंटू 180, n-2 इंटू 180 बाई n। तो ये होता है आपका इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला। इसमें n क्या है, n है आपका नंबर ऑफ साइड, है ना, साइड है, नंबर ऑफ साइड। उसी टाइप से एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, ये सिंपल सा होता है, 360 बाई क्या होता है, n होता है, तो ये होता है एक्सटीरियर एंगल का। तो इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं आपसे, कभी या तो नंबर ऑफ साइड पूछेगा, कभी एक्सटीरियर एंगल पूछेगा। लेकिन शर्त ये है, अगर आपको देखो एक बार जो 2023 में पूछा गया था, तो 2023 में आपसे पूछा था नंबर ऑफ साइड पूछ लिया था, उसमें एक्सटीरियर एंगल दे रखा था। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल सपोज कि मैं अगर यहाँ पे दे दूँ कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या दे दूँ, चलो मैं दे देता हूँ सपोज़ कि 10 दे देता हूँ। ठीक है, या मैं क्या दे दूँ, 60 डिग्री दे दूँ, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। मुझे बताओ नंबर ऑफ साइड, तो नंबर ऑफ साइड पूछे मतलब n पूछा बताओ। तो अब सिंपल सा मैं इस फॉर्मूला में पुट करूँगा। तो एक्सटीरियर एंगल कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री लिखेंगे, और इज इक्वल टू 360 और बाई n। तो मुझे n निकालना है, n निकालने के लिए क्या करोगे, n को इधर ले जाओगे और इसे इधर नीचे लेकर आओगे। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 360 बाई 60। तो इसे जब कट करोगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, मतलब 6 हो जाएगा। तो n कितना, नंबर ऑफ साइड कितने हो गए, 6 हो जाए। उसी टाइप से आपसे कभी n दे देगा, आपसे एक्सटीरियर एंगल पूछेगा। सिंपल सा क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने PYQ नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप PYQ जरूर कर लो। सारे के सारे PYQ आपको कहाँ पे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं लिंक लगा दूंगा, और आप प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पे आपको PYQ सीक्वेंस से मिल जाएगा। तो भाई आपको PYQ करना बहुत ज़रूरी है। 2016 से लेकर 2024 तक आप PYQ कर लो। अगर 2024 का क्वेश्चन देखेंगे ना, तो 30 में से 20 क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। 30 में से 20 क्वेश्चन यार, 10 2 1 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 20 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। यकीन होता PYQ देख लेना उठा के, आपको वहाँ पे ऑलरेडी मैंने लेक्चर अपलोड कर दिया है, लिस्ट में जाना, वहाँ आपको मिल जाए। जैसे 24 कम से कम, अगर आपको नहीं देखना है ज़्यादा, 2016 से नहीं देखना है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कम से कम आप 2021 से लेकर 2024 तक का PYQ करके जाना भाई एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर 24 का देखना है, उसमें 20 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ठीक, तो नेक्स्ट है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का ज़्यादा कुछ आपके में है नहीं, सिंपल सा। इसमें एक आपको लॉ पता होना चाहिए, क्या पता क्वेश्चन आ जाए तो, क्या है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी होता है, इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो ये जो है सम ऑफ एनी टू साइड, जो कि इस ट्रायंगल का दो साइड का सम हमेशा बड़ा होता है थर्ड साइड से। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है, बताओ सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। ये सही है गलत है, तो ये गलत बात है, ये हमेशा कैसा होता है, ग्रेटर होता है। बस इससे ये क्वेश्चन पूछा जाने का संभावना सबसे ज़्यादा है। तो अब देखो इसमें एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, बताओ राइट ट्रायंगल के अंदर कितने राइट एंगल होते हैं। तो मैं इस वजह से आपके लिए यहाँ पे ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ। तो ट्रायंगल आपके कितने टाइप के होते हैं, वैसे तो होते हैं 6 टाइप के होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, एस्केलेंट ट्रायंगल, ये आपको पता ही होगा। इसमें लेकर आपको एक्यूट ट्रायंगल एंड राइट ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। तो एक्यूट ट्रायंगल का सिंपल से आपको पता होना चाहिए, इसमें तीनों एंगल आपको पता है ना। देखो सपोज कि आपका ट्रायंगल, अगर ये ट्रायंगल है, इसके अंदर कितने एंगल होते हैं, 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल। तो इसके अंदर 3 एंगल होते हैं। तो आपको पता है कि ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल होता है, और वो तीनों का सम हमेशा कितना होता है भाई, 180 डिग्री होना चाहिए हमेशा।
इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये प्रॉपर्टी भी है। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड 180 डिग्री। ठीक है, ये सब आपको आई होप पता होगा, नहीं है तो आप जान लो। तो एक्यूट ट्रायंगल जो होता है, इसका जो होता है जो एंगल होते हैं वो हमेशा कितने होते हैं, इसके जो 3 के 3 एंगल होते हैं वो लेस देन कितने होने चाहिए भाई, पता है आपको, लेस देन 90 डिग्री है। इसके अंदर एक भी राइट एंगल नहीं आता है, एक भी राइट एंगल नहीं आता है। और उसी तरह राइट एंगल जो होता है, आपसे पूछा गया था बताओ राइट एंगल के अंदर कितना राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर कि नंबर ऑफ राइट एंगल कितना है। देखो ये मैं बनाता हूँ सबसे, देखो ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, बिकॉज ये रिपीट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ये मैंने आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, इसके अंदर पता है ये आपका 90 डिग्री होता है। अब बच्चा आपको हमेशा 180 डिग्री होना चाहिए, अगर ये 90 डिग्री है तो ये कितना होगा बताओ, ये 45 है और ये 45 है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो राइट एंगल है वो कितना है बताओ, ये एक ही है। तो ये उसका आंसर क्या था, एक था। ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको पता होना चाहिए एक्यूट ट्रायंगल क्या है, जिसका तो जो एंगल होता है, जैसे ये जो एंगल है ना, ये लेस देन 90 डिग्री हो। और राइट एंगल क्या होता है, जिसका जो होता है एक एंगल मिनिमम कितना है, राइट एंगल होना चाहिए। और ऑब्ट्यूज एंगल क्या है, एक एंगल मिनिमम आपका ऑब्ट्यूज एंगल होना चाहिए। तो ऑब्ट्यूज एंगल देखो मैं थोड़ा सा बता दूं कि एंगल ऑब्ट्यूज एंगल तो आपको समझ में आ गया होगा ना, बिल्कुल आ गया होगा। तो आप आ जाओ 90 डिग्री पे आ जाओ, और क्या आता है यहाँ पे, इधर से इधर जाओ और इधर से इधर आओ। सिंपल सा मैं एक लाइन में आपको समझाता हूँ, ज़्यादा कंसेप्ट यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर एंगल का वैल्यू इक्वल टू 90 डिग्री हो तो वो क्या होता है भाई, पता है, वो आपका राइट एंगल होता है। ठीक है, अगर 90 डिग्री से ज़्यादा हो, इधर मतलब ज़्यादा हो, तो वो कौन सा एंगल कहलाता है भाई, वो ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है। ठीक, अगर 90 डिग्री से कम हो तो वो कौन सा एंगल कहलाता है, एक क्यूट एंगल। देखो बच्चे जो होते हैं ना कितने क्यूट होते हैं, क्यूट क्यूट क्यूटू बच्चे होते हैं ना। तो अगर क्यूट हो मतलब कि छोटा हो बच्चा, और बच्चा छोटा होता है तो जो 90 डिग्री से कम हुए क्यूट एंगल है, जो 90 डिग्री से ज़्यादा तो वो ऑब्ट्यूज है, और जो 90 डिग्री इक्वल है वो आपका क्या होता है, राइट एंगल होता है। तो इससे आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग में आपसे जो पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताओ मीन का वैल्यू बताओ। तो मीन का आपका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। न जाने कितने बड़े क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। उसी टाइप से मीडियन होता है मिडिल वैल्यू व्हेन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। जब आप मतलब अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, तो जो मिडिल वैल्यू होता है वो आपका क्या कहलाता है, मीडियन कहलाता है। उसी टाइप से मोड होता है मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू। जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू होता है वो आपका क्या कहलाता है, मोड कहलाता है। तो आपसे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन भी पिछले बार ही पूछेंगे, 2024 के अंदर भी आपको पूछा गया है, तो ये तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। ये फॉर्मूला से आपका क्वेश्चन बनता है प्रोबेबिलिटी का। तो ये फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, दिलो दिमाग में। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट में लाइन लेकर आया, प्रोबेबिलिटी रूल क्या होता है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम इज ऑलवेज 1। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम इज ऑलवेज कितना होता है, 1 होता है, हमेशा एंड हमेशा 1 होता है। 2 3 4 5 बिल्कुल नहीं हो सकता है। आई होप कि आपको ये स्लाइड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पे आते हैं। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पे क्या है, तो सबसे पहले आपका स्क्वायर ऑफ नंबर को डिनोट कैसे करते हैं। तो इसको सबसे पहले जो सिंबॉलिक होता है ना, इसको डिनोट कैसे करते हैं, किसी भी नंबर ऑफ स्क्वायर को एन स्क्वायर में डिनोट करते हैं। जैसे अगर मैं आपको लिख दूँ, बताओ भाई मुझे 2 का स्क्वायर लिख के बताओ, तो आप क्या लिखो, 2 पे 2 लिखोगे ना। तो एन का वैल्यू 2 है मान के चलो, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये डिनोशन आपको पता होना चाहिए। और इसके क्वेश्चन देखो कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा था कि स्क्वायर का इन्वर्स क्या होता है। स्क्वायर का इन्वर्स होता है स्क्वायर रूट होता है। तो आपसे इस बार पूछ सकता है, बताओ स्क्वायर रूट का इन्वर्स क्या होता है। स्क्वायर रूट का इन्वर्स क्या होता है भाई, स्क्वायर होता है। बिल्कुल ये क्वेश्चन पूछे गए और आपको पूछे जा सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर का इन्वर्स क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है, और स्क्वायर रूट का इन्वर्स क्या होता है, स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी PYQ आ चुका है। अब आता है स्क्वायर रूट को कैसे डिनोट करते हैं, आपको पता है, ऊपर से रूट लगाते हैं और नीचे n लिख देंगे। अगर मैं लिखूँ, बताओ कि मुझे 16 का स्क्वायर रूट लिख कर बताओ, तो आप क्या लिखोगे, 16 को लिखोगे और उसके ऊपर आप रूट लगा दो। तो ये आपका एग्जाम्पल है। ठीक, और आपको जो पता होना चाहिए, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये चीज़ इससे भी क्वेश्चन आपका, देखो इससे भी क्वेश्चन आ चुके हैं, इससे भी आ चुके हैं, और इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इन द नंबर एंडिंग इन 2 3 7 एंड 8 नेवर परफेक्ट। आपसे पूछेगा कि बताओ, आपको कुछ 2 4 नंबर दे देंगे, पूछेगा बताओ इसमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सपोज कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ क्या, 15 दे दूँ, 16 दे दूँ, और आपको मैं दे दूँ यहाँ पे 20 दे दूँ, और मैं क्या दे दूँ यहाँ पे 17 दे दूँ। ठीक है, 17 दे दूँ। तो इसमें से पूछा है, बताओ कि इसमें से मैं अगर 4 सुनो, बताऊँ, मैं पूछूँ, बताओ इसमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं हो सकता। ठीक है, अब मुझे लास्ट डिजिट देखना। जैसे देखो ये आपका फर्स्ट डिजिट सेकंड है, इस ये डिजिट आपको देखना होता है। तो अगर यहाँ पे देखूँ 7, क्या 7 किसी का परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल नहीं है, तो ये आपका बिल्कुल नहीं होगा। उसी टाइप से देखो 15 भी नहीं है, ठीक है, और आपका 16 है, बिल्कुल है, 20 भी हो सकता है। इसमें पूछा है कि एंडिंग डिजिट है ना, अगर ऐसा एंडिंग से डिजिट कभी नहीं, नेवर मतलब कभी हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो आपको सिंपल सा ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा डिजिट आता है। पूछ लेगा कि बताओ ए नंबर एंडिंग में 2 3 7 8 इज
मतलब क्या उसका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता नहीं, वो नेवर कभी नहीं हो सकता। द नंबर एंडिंग विथ 0 1 4 5 6 7 कैन बी परफेक्ट स्क्वायर। देखो अभी मैंने लिखा था ना 0 वगैरह 1 वगैरह 5, जैसे मैंने क्या लिखा था 5 वगैरह, ये हो सकता है, कैन हो सकता है, लेकिन जो कभी नहीं हो सकता है वो अगर उसके लास्ट में 2 आ जाए, 3 आ जाए, ये 4 आपको याद करना। जैसे फिर से मैं दे दूँ एग्जाम्पल, चलो एक बार फिर से लिख देता हूँ। जैसे मैंने 16 लिख दिया, 15 लिख दिया, 20 लिख दिया और यहाँ पे मैंने 17 लिख दिया। तो देखो यहाँ पे कौन सा कभी हो ही नहीं सकता। जैसे कि देखो इसके लास्ट में क्या 7 है, इसके लास्ट में 0 है, इसके लास्ट में 5 है, तो आपका ये वाला जो कभी हो ही नहीं सकता परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन जिसके लास्ट में 0 है, देखो यहाँ पे 0 है, और जिसके लास्ट में क्या है 5 है, देखो यहाँ पे 5 है, जिसके लास्ट में 6 है, ये हो सकता है ना, चांस है ये हो जाए। ठीक है, ये आपका एंग्जाइटी कहता है, ये लाइन आपको बस याद करके चले जाना है। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए। और एक चीज़ आपको पता होना जिसमें कि स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन, हमेशा अगर स्क्वायर रूट इवन का स्क्वायर करोगे तो हमेशा एंड हमेशा इवन आएगा। देखो जैसे एग्जांपल देखो इसका, तो एग्जांपल है जैसे कि आपका बताओ 4 क्या आपका इवन है, ऑड है, 4 आपका इवन है, तो उसका स्क्वायर करो तो इवन, इसका स्क्वायर करो क्या हो जाएगा 16 होता है। बताओ आपका जो 4 है ये भी आपका क्या है इवन नंबर है, और आपका 16 भी क्या आपका इवन नंबर है। और एक क्वेश्चन और इससे पूछा जा सकता है, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। तो एग्जांपल लेते हैं, तो एग्जांपल से समझ में आता है। जैसे ऑड आपका 3 आपका क्या है ऑड नंबर है, 3 का स्क्वायर करते हैं तो बताइए क्या होगा, आपका यहाँ पर हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो आपका 3 का स्क्वायर करते हो तो 9। अब देखो यहाँ पे आपको जिसका 3 भी आपका क्या है ऑड नंबर है, और आपका 9 भी क्या ऑड नंबर है, तो आपको पता होना चाहिए स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। देखो पाइथागोरस थ्योरम इससे न जाने कितने बार क्वेश्चन आया यार, आपका बस सिंपल सा फॉर्मेट याद कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इस फॉर्मेट को हमेशा आपको चेक करना होता है, LHS इज इक्वल टू RHS। इसके बारे में बाद में डिस्कस करने वाले हैं अभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछा जा सकता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जल्दी से वीडियो पॉज करना हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप साइड में लिख कर बताएं। तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ए माइनस बी का क्या होता है बताइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो यहाँ पे सिर्फ क्या है चेंजिंग है, कहाँ पे इस वाले इस जगह सिर्फ चेंजिंग है, बाकी सेम टू सेम होता है। तो अब इससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो आपसे देखो 2024 2023 में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, इस कंसेप्ट से थोड़ा अलग क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, मैं वो लेकर आया हूँ। आपको वहाँ पे दे रखा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू दे रखा था इज इक्वल टू 58। उसी टाइप से ए माइनस बी का दे रखा था वैल्यू 4। तो आपसे पूछा था बताओ ए बी का वैल्यू क्या होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल सा देखो यहाँ पे इस वाले फॉर्मेट को उठाते हैं, जिसमें आपका ना ही कोई स्क्वायर ना ही कोई, इस वाले फॉर्मेट को आप यहाँ से उठाओगे, तो इस वाले को उठाओगे यहाँ पे, ठीक है, जिसमें ए माइनस बी इक्वल टू 4 दे रखे, ए प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता था, इसको यहाँ पे उठाते थे। सिंपल से ऐसे उठाइए, यहाँ पे ए माइनस बी लिखिए इज इक्वल टू क्या लिखना है 4 लिखना है। अब क्या करेंगे, बोथ साइड अब स्क्वायरिंग करेंगे, तो दोनों साइड क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। मैं दोनों साइड यहाँ पे स्क्वायर कर देता हूँ। अब देखो इसे अब स्क्वायर के फॉर्मेट में तोड़ो, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आपका इसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है ना। देखो यहाँ पे क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस फॉर्म में मैं इसे तोड़ूंगा। और 16 का क्या होता है स्क्वायर बताओ, 4 का क्या होता है 16 होता है। ठीक, अब यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है क्या यहाँ पे, हाँ बिल्कुल, ए माइनस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है क्या 58। तो अब इनके बदले में क्या लिख देंगे 58 लिख देंगे, और माइनस 2ab इज इक्वल टू क्या कर दोगे 60 कर दोगे। आपसे पूछा गया है ए बी, तो ए बी को क्या लिखना है सिंगल लिखना है, तो ए बी को क्या लिखना है सिंगल लिखना, मतलब अकेले लिखना है, ऐसे रहने दो, बाकी सबको LHS से RHS की तरफ लेकर चले जाओ। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस 2ab इज इक्वल टू 16 माइनस 58। जब 16 में से 58 को माइनस करोगे तो बताओ कितना होगा, तो अब देखो क्या करोगे, 8 में से 6 माइनस करोगे कितने हो जाएंगे भाई, 8 में से 6 माइनस करोगे 2 हो जाएगा, 5 में से 1 माइनस करोगे तो 4 हो जाएगा, मतलब कि 42 माइनस का कि प्लस का, बड़ा आंसर माइनस है ना, तो माइनस 42 हो जाएगा, और माइनस 2ab। तो इसमें से ए बी पूछा तो ए बी को अकेले रहने दो, क्या पूछा ए बी पूछा है ना, तो ए बी को सिंगल रहने दो। तो ए बी माइनस ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 42/2। तो माइनस से माइनस कैंसिल, इसे आप कट करोगे कितना हो जाएगा 21। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 21। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। देखो इसमें सबसे पहले क्या करना होता है, फिर से एक बार मैं आपको रिपीट कर दूं। तो देखो ये क्वेश्चन आपको 2024 में पूछे गए हैं और 2023 में ही पूछेंगे, इसलिए आपका PYQ नहीं देखो तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप PYQ जरूर देख लो भाई, बहुत ज़रूरी है PYQ देखना, वहाँ मैं और भी अच्छे से समझाया हूँ, बस आपको यहाँ भी समझ में आ गया होगा। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी हो तो आपको जहाँ पे इसमें से हमेशा इस फॉर्मेट को उठाना, फॉर्मेट को कौन सा उठाना जिसमें कोई स्क्वायर या कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं हो, सिंपल सा एडिशन फॉर्मेट या सब्ट्रैक्शन वाले फॉर्मेट जो दे रखा होगा उसे उठाना है, उसे सिंपल से यहाँ पे लिखोगे और उसका स्क्वायर करोगे, बोथ साइड दोनों साइड स्क्वायर करके उसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। अब इसमें देखना जो वैल्यू गिवन है तो उस वैल्यू को आप इसमें पुट करेंगे और जो पूछा है वो निकाल देंगे। आपको क्वेश्चन समझ में आया, वीडियो अच्छा लग रहा है तो अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है भाई, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।
अब देखो अब आपको क्या करना है, स्क्वायर मैंने आपको कई बार बोला है, आपको स्क्वायर याद करना है कहाँ से कहाँ तक का, 1 से लेकर मतलब कि 2 से लेकर आपको 30 तक आपको स्क्वायर याद करके जाना है एग्जाम हॉल में। सिंपल सा पूछ लेता है, बताओ 4 का स्क्वायर क्या है, 5 का स्क्वायर क्या है, 6 का स्क्वायर क्या है, 10 का स्क्वायर क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, ठीक। इसलिए आपको रिस्क नहीं लेना, क्या पता इस बार आ जाए, तो इसलिए आपको स्क्वायर पूरा याद करके आप जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। तो ये चीज़ आप याद करेंगे, आपका होमवर्क है, इसे आप मतलब याद करके, अगर मैं लिखूँ ना तो बहुत टाइम लग जाए, इसलिए आपका टाइम अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर देखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है आपका क्यूब एंड क्यूब रूट। तो क्यूब एंड क्यूब रूट में जो पहला आपसे फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, क्यूब ऑफ नंबर को हम किस तरीके से लिखते हैं, जैसे स्क्वायर को कैसे लिखते थे, एन स्क्वायर लिखते थे ना, उसी तरीके से क्यूब ऑफ एनी नंबर लिखते हैं, एन क्यूब लिखते हैं। और क्यूब रूट को कैसे लिखते हैं, यहाँ पे देखो एन लिखेंगे और यहाँ पे आपको 3 लिखना होता है, ये आपका फॉर्मेट होता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा, बताओ क्यूब का इन्वर्स क्या होता है, क्यूब का इन्वर्स होता है आपका क्यूब रूट होता है। आपका क्यूब रूट का इन्वर्स क्या होता है, क्यूब रूट का इन्वर्स क्या होता है, क्यूब होता है। तो समझ में आया। तो जैसे मैं देखूँ, अगर मैं अगर बोलूँ आपको, बताइए मुझे 2 का क्यूब बताइए, तो 2 का क्यूब क्या होता है, 2 को इस फॉर्म में लिखोगे तो 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 64 का क्यूब रूट क्या होता है, 64 लिख दूँ यहाँ पे, और इसे क्या लिखोगे, ऐसे क्यूब डालेंगे। एंड क्यूब रूट के लिए आप 3 आपको लिखना कंपलसरी है, अगर यहाँ पे आप 3 नहीं लिखते हो तो ये स्क्वायर रूट हो जाता है, ठीक। इसलिए आप यहाँ पे 3 लिखेंगे। तो आपको पता है 64 बताओ किसका होता है, 4 का होता है, ऑप्शन इसका 4 हो जाएगा। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे क्वेश्चन आपको ना जाने कितने बार आ चुके हैं, आपका क्या है, ये वाला लाइन, क्यूब ऑफ द नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव। इसको एग्जांपल से समझते हैं, क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर का ऑलवेज नेगेटिव कैसे हो। सपोज मैं यहाँ पे लिख दूँ -2 का क्यूब लिखूँ, मैं आपको बोलूँ बताओ मुझे -2 का क्यूब बताइए, तो इसका -क्यूब का क्यूब, अब आंसर जो लिखोगे क्या होगा, बताओ। इसका क्यूब का मतलब क्या, कोई भी नंबर 3 बार। क्यूब का नंबर क्या होता है, कोई भी नंबर। देखो एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, रुक जाओ भाई, तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा गया, देखो कितना प्यारा सा आसान सा क्वेश्चन पूछता है यार, कि बताओ मैं अगर ए स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो ए स्क्वायर को सिंपल सा फॉर्मूला होता है ए इंटू ए, ठीक है। आपसे वहाँ पे ऑप्शन दे देता है ए इंटू ए प्लस बी, और लिख देगा आपका ए माइनस बी, एंड लिख देगा ए डिवाइड बी। तो सिंपल सा ए स्क्वायर का जो फॉर्मेट होता है, ये कौन सा फॉर्मेट होता है उसका, ए इंटू बी का फॉर्मेट होता है। ये प्लस माइनस डिवाइड का कोई मसला नहीं है, आपको ये क्वेश्चन भी आया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ मैं आपको। उसी टाइप से अगर मैं यहाँ पे क्यूब का फॉर्मेट में आपको लिख के बताऊँ, जैसे समझ गए, इसे मिटा दूँ। अगर मैं क्यूब का फॉर्मेट लिखूँ, तो अगर ए क्यूब लिखो तो इसको किस फॉर्मेट लिख सकते हो, बताइए। ए इंटू बी, सॉरी ए इंटू ए, और ए प्लस ए, या ए प्लस ए माइनस ए, ऐसा आपको फॉर्मेट आता है लिखा हुआ था। इसमें बताइए कौन सा फॉर्मेट लिख सकते हैं, हमेशा ना मल्टीप्लाई के फॉर्मेट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इंटू ए। तो ये क्वेश्चन में आपसे पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है भाई। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव, ये आपको तो याद है, मैं आपको प्रूफ करके बताता हूँ ताकि आप भूलो नहीं। अगर मैं सपोज मैं लेता हूँ, तो ए -2 का क्यूब लिखो, इसका मतलब क्या, आपका -2 कितने बार लिखा हुआ, 3 बार लिखा हुआ था, सब 3 टाइम से लिखो, -2 इंटू -2 इंटू -2, ठीक, इसे लिख दिए। अब देखो 2 में मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करो। आपको ये पता है ना कि प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक। तो ये आपको ये फॉर्मूला आपको पता होगा, आई होप की। अब यहाँ पे देखो, मतलब यहाँ पे इसकी जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 इंटू -2 क्या, 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस का 4। अब यहाँ पे क्या बचा, इंटू -2। अब फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, और प्लस माइनस क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। देखो यहाँ पे तो -2 का आंसर क्या है, माइनस से हटाया ना, तो नेगेटिव नंबर का आंसर हमेशा एंड हमेशा नेगेटिव आता है, जब उसका आप क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। समझ में आया क्या, गुड, आ गया हुआ यार अब तो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, क्यूब ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, क्यूब ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। देखो इसको भी एग्जांपल देकर समझाऊं, बिल्कुल समझाऊंगा एग्जांपल देकर। अगर मैं क्यूब करूं किसका, इवन नंबर का, मतलब 2 का अगर क्यूब कर दें तो आपका इसका आंसर क्या आता है, 8 आता है। आपको पता है आपका 2 भी क्या है, इवन नंबर, और 8 भी क्या आपका इवन नंबर है, ठीक। तो प्रूफ हो गया। उसी टाइप से अगर मैं अब और नंबर लूँ, जैसे मैं अगर 3 का क्यूब करूँ, तो बताओ 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है। तो आपका देखो ये 3 भी क्या है आपका इवन नंबर, सॉरी ऑड नंबर है, और आपका 27 में क्या है, ऑड नंबर है। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, यकीन ना हो तो आप PYQ उठा कर देख लो। और आपको भाई क्यूब तो आपको पता होना चाहिए, इसमें कोई भी कुताही मत करना। 1 से लेके कम से कम आप 20 तक क्यूब याद कर लेना भाई, इससे क्वेश्चन ना जाने कितने बार पूछेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन एक बार पूछा गया, बताओ 64 जो है वो किसका क्यूब है ना, किसका है क्यूब बेटा, 4 का है। उसी टाइप से बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं, ये सभी मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आए हैं, इसे आप करके रहना, ठीक है भाई।
अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर आपका कंपेयरिंग क्वांटिटी। इसमें आपको जो थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन क्या से पूछ सकता है, बताओ सिंपल इंटरेस्ट जो इंक्रीज करता है वो कैसे इंक्रीज करता है, ये हमेशा लीनियरली इंक्रीज करता है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। आपसे क्वेश्चन यही पूछ सकता है जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो कैसे इंक्रीज करता है, वो हमेशा एक्सपोनेंटली इंक्रीज करता है, मतलब बहुत फास्ट इंक्रीज करता है, ये आराम से स्लो स्लो इंक्रीज करता है। ये दोनों चीज़ आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। अब आपको इसमें जो से सबसे ज़्यादा निकालने के लिए क्या आता है, परसेंटेज निकालने के लिए आता है। तो परसेंटेज का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, परसेंटेज इज इक्वल टू वैल्यू बाय टोटल वैल्यू इनटू 100, मतलब कि जो आपको वैल्यू निकालने बचा उसको बाय टोटल वैल्यू जो आपका गिवन है ना, जो आपका टोटल वैल्यू होता है उसे पुट करना। इससे आप क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको पीवाईक्यू में कई क्वेश्चन आ चुका है, तो वहाँ पे मैं क्वेश्चन करवा दूँ, आप मुझे वहाँ से देख सकते हो। एक जो होता है यार, बहुत ज़्यादा न जाने कितने बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि बताओ प्रॉफिट परसेंट क्या है, बताओ लॉस परसेंट क्या है। मैंने ऑलरेडी बताया है कि आपको इसके लिए सबसे पहले क्या करना होता है, मैंने सीक्वेंस से बताया। सबसे पहले आप सीपी निकालेंगे, सीपी निकालने के बाद आप प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं। तो वहाँ पे बहुत से क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, ना उसमें सीपी दे रखा था ना प्रॉफिट दे रखा था आपको। तो आप सबसे पहले इसमें क्या करते होंगे बताइए, क्या करते हैं, सबसे पहले वहाँ से सीपी निकालते हैं, सीपी से प्रॉफिट निकालते हैं, देन ये वाला फॉर्मूला पुट करते हैं। तो ये अगर आपने नहीं देखा था जरूर यार, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ आप 2000 कम से कम 2021 से तो आप जरूर पीवाईक्यू देख कर जाना भाई। 2021 से 2024 तक आप पीवाईक्यू जरूर देख कर जाना, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पे भी मिल जाएंगे, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट का सिंपल सा फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, लॉस परसेंट का सिंपल सा होता है लॉस बाय सीपी इंटू 100। ये दोनों फॉर्मूला होता है। बाकी इसका क्वेश्चन चाहिए तो मैं आपको क्वेश्चन, अगर आपको चाहिए इस टॉपिक पे, हर एक टॉपिक पे क्वेश्चन चाहिए तो मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आऊँगा कल, ठीक है। चाहिए तो मुझे आप कमेंट जरूर करना। कल का मतलब कि आपको शाम तक मिल जाएगा आपके एग्जाम से पहले। अब आता है कंपाउंड इंटरेस्ट निकलने न जाने कितने बार आया है, तो बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो सिंपल सा होता है ए माइनस पी होता है। इसमें से आपको जो है पी तो दे रखा होता है लेकिन आपका ए नहीं पता होता है। तो ए निकालने के लिए बताइए क्या करते हैं आप, ए निकालने का जो फॉर्मूला रखते हैं ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाय 100 और पावर टी। तो इसमें मैं आपको ये बता दूँ, इसमें जो पी है बताओ पी क्या है इसमें किसके अंदर, तो पी जो है वो आपका प्रिंसिपल नंबर है। पी क्या है आपका प्रिंसिपल है, आपके स्कूल का प्रिंसिपल नहीं भाई, ये प्रिंसिपल है। आपको जो आर क्या बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ये पता होना चाहिए। और आपका जो टी है इसमें से टी सिंपल सा बात है, ये आपका क्या है टाइम है। और आपका इसमें जो क्या है ए बचा, तो ए बताइए क्या है आपका, क्या बचा इसमें ए बचा ना, तो ए जो है वो आपका फाइनल अमाउंट है, ए जो है क्या आपका फाइनल अमाउंट होता है। तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट में ना जाने कितने बार क्वेश्चन आए, इसलिए आप पीवाईक्यू करें, पीवाईक्यू को सारे के सारे मैंने क्वेश्चन करवा रखा है। तो अब आता है सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए बोल दे, अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए दे देगा आपका ऐसा इज इक्वल टू पी इंटू वाई इंटू टी, पी वही वाली ये वाला पी यही वाला आर एंड टी, सिंपल सा है। सिंपल इंटरेस्ट का तो कुछ मसला है नहीं, तो सिंपल सबको मल्टीप्लाई करो और डिवाइड कर दो 100 से, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल जाता है। लेकिन आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट से बहुत बार क्वेश्चन आया है, परसेंटेज प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट बहुत बार क्वेश्चन आया है, ये सारा का सारा। बाकी परसेंटेज से क्वेश्चन आता ही आता है। ये सारे 3-4 जो फॉर्मूले हैं इससे ना जाने कितने बार क्वेश्चन आया था, आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए। अब देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सिंपल सा है, मैंने ऑलरेडी बताया। इससे देखो फॉर्मूला इस वाले से तो क्वेश्चन आया है, इस वाले से सिंपल सा दे देता है। देखो इसका क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी, इसका क्या है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आपसे ये आइडेंटिटी पूछ लिया, बताओ इसका फॉर्मूला क्या है। इस क्वेश्चन आया बिल्कुल आया, आप देख लो यार पीवाईक्यू उठा के, मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो इसलिए आपको बिल्कुल, इसलिए मैं सारा चीज़ लेगा बेसिक्स से एडवांस तक। तो ये इसका आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी से क्वेश्चन आया है, क्या पता अब आपसे आइडेंटिटी पूछ लिया, बताओ ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बहुत बच्चे इसमें कन्फ्यूजन है, सर आप ए पहले ए स्क्वायर प्लस, हमने तो ऐसे याद किया है, तो इससे देखो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे अरेंज करके बिल्कुल लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बहुत बच्चा यहाँ पे भी कन्फ्यूज होता है, सर हमने तो पढ़ा था फॉर्मूला में 2ab बीच में, सर आप बाद में क्यों लिख रहे हो। अरे भाई इस बात सेम है, आप उसे पहले लिखो या बाद में लिखो, कोई मसला नहीं है, फिर भी मैं दोनों लिख देता हूँ फॉर्मेट, दोनों चीज़ सेम होता है। अब आपको समझ में आया। उसी टाइप से ए माइनस बी का क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो और इसको दूसरा फॉर्मेट क्या आप लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये कोई भी फॉर्मेट आपको दे देगा, पूछेगा बताओ ये किसका आइडेंटिटीज है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, बिल्कुल पूछे गए हैं भाई, आप देख लेना। अब आते हैं मेंसुरेशन में, जिससे आप बहुत ज़्यादा डरते हो, तो मैं इसके लिए आपका सारा का सारा फॉर्मूला एक स्लाइड में लेकर आ गया हूँ और आपको ये स्लाइड बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला है बताएंगे आप पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है। पेरीमीटर, जैसे मैं अगर रेक्टेंगल का फिगर बनाऊँ तो यहाँ पर रेक्टेंगल है, तो इसमें बताना है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है। अगर मैं इसे एल लूँ और इसे एल लूँ और इसे बी लूँ, तो बताओ पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है। सिंपल सा होता है
2 इंटू एल प्लस बी होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताओ क्या होता है। देखो वीडियो को पहले पॉज करो, आप सारा फॉर्मूला खुद से लिखो, ध्यान आप देखो मैं जो लिख रहा हूँ आप जो लिख रहे हो वो सारा मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी बोले तो लेंथ इंटू ब्रेथ। उसी टाइप से पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये बताइए 4a। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई। तो स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर। और एरिया ऑफ ट्रेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बी इंटू एच, मतलब कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये सारा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इससे क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं। ठीक है, आपके लिए मैं सारे फॉर्मूला पे क्वेश्चन बहुत जल्द आपको ये लेक्चर मिलेगा 10 बजे, और मैं आपको शाम तक आपके सारे के सारे मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए बहुत जल्द लेकर आऊँगा। ठीक है, आपके एग्जाम से 2 दिन पहले आपको मिल जाएंगे। अब देखो यहाँ पे है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है, आपको सिंपल से इससे भी क्वेश्चन पूछे हैं, ए क्यूब होता है। और आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट क्या होता है बताओ, एल इंटू बी इंटू एच। देखो इसको 2 फॉर्मेट में इसके क्वेश्चन आते हैं, एक तो सिंपल सा ये फॉर्मेट है, और आपको पता है एल इंटू बी, देखो यहाँ पे क्या है, एल इंटू बी क्या है, एल इंटू बी एरिया है। तो आपको इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और इसका दूसरा फॉर्मेट क्या लिख सकते हो, एरिया इंटू हाइट। इस फॉर्मेट से भी क्वेश्चन पूछेगा, 2024 में ऐसे क्वेश्चन आए हैं। आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर्स का बताओ क्या होता है, वॉल्यूम सिलेंडर होता है सिंपल सा होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसमें जो होते हैं ना ज़्यादातर आपके रेशियो वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसी तरह सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इससे तो भाई डायरेक्ट फॉर्मूला 2024 में ही पूछा गया है, 2023 में पूछा गया है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बताओ क्या होता है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब सिंपल सा होता है 6a स्क्वायर। उसी टाइप से सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या पता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड पूछ लिए तो ये आपको पता होना चाहिए 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अगर आप टाइम होता तो मैं आपको पूरा प्रूफ करके बताता, बट अभी आपको प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप फॉर्मूला देखें और बिंदास रहें। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इससे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो पीवाई को जरूर कर लें, तो इससे आपको मिल जाएगा कि हाँ ये सारे के सारे फॉर्मूले से क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। इसका क्या होता है 2 पाई आर प्लस एच, ये सिंपल सा इसका फॉर्मूला होता है। आपको पता है आर इसमें से क्या है, रेडियस है, एच क्या इसमें हाइट है। उसी टाइप से इसमें भी एच क्या हाइट है, आर क्या है रेडियस है। क्या लिख दूँ इसको, चलो लिख देता हूँ। तो आर क्या है इसमें बताओ, रेडियस है, आई होप कि आपको पता ही होगा यार। और एच क्या है आपका, जो एच है वो आपका हाइट है। ठीक है भाई, तो इसमें एल क्या हाइट है, बी क्या ब्रेथ है। तो आपको बस ये, और पाई का वैल्यू हमेशा क्या होता है 22/7, ये रख के आपको वैल्यू निकालना होता है यार 3.14। नेक्स्ट स्लाइड देखो। अब देखो एक चीज़ और पता होना चाहिए, सम ऑफ ऑल फेसेस ऑफ क्यूब और क्यूबाइड इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया। ठीक, देखो जितना भी आपका क्यूब एंड क्यूबाइड का जैसे थ्योरिटिकल क्वेश्चन है ना, तो इसे कुछ पूछेगा आपको, बताओ सम ऑफ ऑल फेसेस ऑफ क्यूब बोल दे या क्यूबाइड बोल दे, वो किसके बराबर होता है, टोटल सरफेस एरिया के। ठीक, ये लाइन आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है देखो एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल से भी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। तो क्या होता है बताओ, पाई आर स्क्वायर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बताओ इसका क्या होता है। देखो वीडियो पॉज करके पहले फॉर्मूला लिखे तब आप यहाँ पे चेक करेंगे, तो 2 पाई आर होता है। डायमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, देखो आर इज इक्वल टू पता है क्या होता है, आर इज इक्वल टू होता है डी इज इक्वल टू पता है क्या होता है 2r होता है। तो वही डायमीटर पूछा क्या होगा 2r हो जाएगा। तो हीरोस फॉर्मूला, तो हीरोस फॉर्मूला से वैसे क्वेश्चन अब तक नहीं आए हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्या पता कभी पूछ ले। इसमें आप सबसे पहले ए निकालते हैं, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है इसके अंदर बताइए। एरिया का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, सिर्फ लंबा सा ब्रैकेट की जगह यहाँ पे लिखेंगे एस लिखेंगे, फिर एस माइनस ए करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे एस माइनस बी करेंगे, फिर आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे एस माइनस सी करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर आपको एस निकालने का भी फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देखो एस आपको पता नहीं होता, एस का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला लगता है, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो सबसे पहले इस वाले फॉर्मूला को जब भी यूज करोगे, सबसे पहले आपका काम क्या होता है, सबसे पहला काम होता है आपका एस निकालना, फिर एस निकाल के इसमें आपको पुट करके आपका वैल्यू निकालना होता है। तो अगर पूछेगा, ऐसा वैसे नहीं आया लेकिन क्या पता पूछ ले। ठीक, चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ। तो ग्राफ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो ग्राफ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं उसको ज़रा देखें। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, जिसको हम एम सी डिनोट करते हैं, ये होता है चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स। उसी तरह इक्वेशन ऑफ लाइन का क्या होता है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। चलो ये तो नॉर्मल बात है, आपको पता होता है, लेकिन आपसे जो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से बनते हैं, इस स्लाइड इस जगह से। देखो मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ या हाईलाइट कर स्टार लगा देता हूँ, देखो यहाँ से देख रहे हो भाई। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आपसे पूछता है बताओ। देखो इससे मैं थोड़ा सा आपको ऐसे देखो बेसिक पहले आपका क्लियर करते हैं। आपको कोई भी पॉइंट एंड कोऑर्डिनेट जो होता है उसको कैसे डिनोट करते हो बताओ। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 2 और 4 लिख दूँ, ठीक है, ये आपका सपोज ये पॉइंट ए है। अब इसमें ये बताओ, इसमें 2 जो है वो कहाँ क्या है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये कहाँ पे लाई करेगा। ये जो 2 होता है ये हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट पे आता है। आपका जो ये होता है मतलब कि 4 जो है वो कहाँ पे आएगा, एक्स में आएगा, और आपको 2 जो है वो कहाँ पे आएगा, वाई में आएगा। ठीक है भाई,
देखो भाई यहाँ पे एक्स होने का मैं थोड़ा सा मतलब ये गलत बोल गया था, तो यहाँ पे क्या होता है भाई, ये आपका वाई होता है और ये क्या होता है, एक्स होता है। तो ये मैं थोड़ा सा उल्टा बोला, इसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा हो जाती है मिस्टेक। तो आपका जो कोऑर्डिनेट होता है, ये जो बाद वाला पोर्शन होता है, ये क्या होता है, हमेशा वाई एक्सिस पे आएगा। और जो टू होता है ये कौन से एक्सिस पे आएगा, एक्स एक्सिस पे आएगा। ये आपको सबसे पहले आपको क्वेश्चन ये दे देता है, आपको सपोज यहाँ पर दे देगा या 3 और 4 दे देगा। इसमें पूछेगा बताओ टू जो होता है वो क्या डिनोट करता है, ये एक्स एक्सिस डिनोट करता है या वाई एक्सिस डिनोट करता है। तो आपको सॉरी, ये 4 जो क्या एक्स करेगा वाई, तो वाई ये क्या डिनोट करेगा भाई, ये वाई एक्सिस डिनोट करेगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा बताओ इस पॉइंट में 3 के को क्या डिनोट कर रहा था, तो 3 आपका एक्स एक्सिस डिनोट करता है। आप आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ अगर मैं इसमें से एक्स को 0 कर दूँ तो जो पॉइंट ए ये कहाँ पे लाई करेगा। सिंपल से इसे आप याद कर लो, अगर आप एक्स को 0 करते हो जो पॉइंट है तो लाई कहाँ पे करता है, वाई एक्सिस में करता है। जिसको अगर वाई को 0 कर होता है पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, एक्स पे लाई करेगा। ये क्वेश्चन में ना जाने कितने बार पूछे गए हैं, ठीक है। अगर आप एक्स को 0 कर दो तो आपका पॉइंट कहाँ पर लाई करेगा बताओ, वाई एक्सिस पे करेगा। अगर आप वाई को 0 करते हो तो जस्ट उल्टा, मतलब एक्स को 0 करेंगे वाई पे, वाई को 0 करेंगे तो एक्स पे, ठीक। अब आते हैं लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है। ये हमेशा जो होता है कैसा होता है, वो हमेशा एंड हमेशा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है। तो हायर डिग्री का इक्वेशन का जो होता है वो कर्व फॉर्म का होता है। बस ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन के लिए आपको। अब आते हैं एक्सपोनेंटल एंड पावर। तो बच्चे इससे न जाने क्यों बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो मैं आज आपका डर खत्म करता हूँ एक्सपोनेंट का एंड पावर्स का। तो आपको सबसे पहले इसका रूल पता होना चाहिए। आपका रूल कौन कौन से हैं, मैं आपको 1 2 3 4 5 6 जितने भी रूल हैं सबके सब यहाँ पे रूल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। सबसे पहले देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव का रूल। मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है उसको समझते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन रूल है, इसको देखो सबसे पहले इसका फॉर्मेट समझो, फिर मैं आपको एग्जांपल देकर समझाऊंगा। अगर मैं इसे देखो क्या लिखूँ, ए की पावर एम, इसे लिख देता हूँ, ए की पावर एम मल्टीप्लाई ए की पावर एन। तो इसका सिंपल सा मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको इसके बदले में मैं अगर बेस सेम हो, इसका मतलब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, मतलब क्या है, बेस सेम है। और तो अगर बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई में होता है तो वो क्या हो जाता है, पावर आपका ऐड हो जाता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ सिंपल से ए की पावर एम प्लस एन। एग्जाम्पल से समझो, ऐसे आपको समझ में नहीं आता है। एग्जाम्पल देखो, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या, एक्स की पावर 3 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 4। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं सिंपल देखो यहाँ पे बेस क्या है, यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, तो दोनों बेस जब सेम हो तो मैं सिंपल सा एक्स लिख दूँ। और आपका जब बेस सेम हो और क्या चीज़ में मल्टीप्लाई में हो, तो मल्टीप्लाई देखो, मल्टीप्लाई और ऐड लगभग सेम है ना भाई, थोड़ा सा टिल्ट कर दो ना। तो हमेशा ये याद रखो मल्टीप्लाई में ऐड होता है, मल्टीप्लाई में देखो मल्टीप्लाई और ऐड लगभग सेम है तो मल्टीप्लाई में ऐड होता है। सिंपल सा देखो, जब आपका बेस सेम हो तो पावर क्या हो रहा है, पावर आपका ऐड होता है। तो जब 3 और 4 क्या हो जाएगा आपस में ऐड हो जाएगा, तो दोनों को ऐड करके क्या लिखेंगे यहाँ पे 7 लिखेंगे। तो आपको आई होप कि मल्टीप्लिकेशन वाला रूल तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं डिवीजन वाला रूल। तो डिवीजन वाला रूल भी बहुत ही आसान है यार। अगर यहाँ पे क्या लिखूँ, ए की पावर एम लिखूँ और बट यहाँ पे इस बार क्या कर दूँ, डिवाइड कर दूँ ए की पावर एन। तो अब देखो जब भी डिवाइड में हो और आपका बेस क्या हो, सेम हो, तो इसमें क्या करते हैं, ए की पावर एम माइनस एन। देखो बट इसमें कन्फ्यूज आपको नहीं होता, जब भी आपसे मल्टीप्लाई में हो तो मल्टीप्लाई में आप ऐड होता है, और डिवाइड में हो कभी भी, डिवाइड में कभी भी हो तो उसमें सब्ट्रैक्ट होता है। मतलब कि देखो यहाँ पे ये कुछ ऐड और ये दोनों लगभग सेम है ना। इसमें देखो इसमें माइनस का साइन, इसमें डिवाइड खुद बता रहा भाई मैं माइनस होता हूँ। ये क्या बोला, मैं माइनस होता हूँ, मुझे माइनस करो, मुझे ऐड नहीं करो। मुझे माइनस होता हूँ, मुझे माइनस ही करो, ऐसे करते हैं कुछ। तो सिंपल सा है, इसे आप याद कर लो। ऐसा एग्जाम्पल से देखो समझते हैं। इस वाले का एग्जाम्पल क्या है, अगर मैं लिखूँ क्या, एक्स की पावर 7 डिवाइड एक्स की पावर 2 लिखूँ। देखो यहाँ पे क्या है, बेस इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है बेस। जब बेस सेम हो और पावर, अब बेस सेम और डिवाइड में हो तो पावर इसका क्या होता है, मल्टी माइनस होता है या प्लस होता है। तो सिंपल है, खुद करा भाई मुझे माइनस करो, है ना। ये देखो ये क्या कह रहा है, मुझे माइनस करो, मुझे माइनस कीजिए। तो इसे माइनस कर दो भाई, क्या दिक्कत है, जो चाह रहा है वही कर दो, है ना। तो क्या हो जाएगा, 7 में से ये 2 माइनस करोगे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ठीक समझ में आ गया। अब आते हैं पावर ऑफ पावर। तो ये भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, मतलब कंसेप्ट है। इसे कैसे लिखोगे आप, पावर ऑफ द पावर, मतलब कि ए की पावर क्या कर दो, एम है, फिर इस पे पावर एन। ठीक, इसको आप सिंपल सा लिख सकते हो, ए की पावर एम मल्टीप्लाई एन। तो मतलब पावर की पावर क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। चलो इसको एग्जांपल से समझ जाते हैं भाई। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ क्या, एक्स की पावर 2 और उस पर पावर मैं दे दूँ क्या, 3 दे दूँ। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, तो सिंपल सा देखो, पावर का क्या है, पावर है, तो एक्स का पावर ऑलरेडी है तो उस पर भी हमने पावर लगा दिया। अब इसे सिंपल सा लिख दो, इन दोनों पावर को आपस में क्या करेंगे, 3 और 2 को क्या करेंगे बताइए, मल्टीप्लाई करना, जोड़ घटा नहीं करना। इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, मतलब कि 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसे एक्स की पावर 6 बिल्कुल लिख सकते हो। अब आते हैं नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल। तो नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल क्या होता है, ये आपको पता है क्या, जल्दी से मुझे बताएं।
क्या आपने बताया लिखा नहीं यार, इससे तो न जाने कितने बड़ा क्वेश्चन है ये, आपको तो पता ही होगा यार, मुझसे ज़्यादा अच्छे से आपको पता होगा। देखो इस वाले से न जाने कितने बार क्वेश्चन आ गए हैं। नेगेटिव एक्सपोनेंट का रूल क्या है, सिंपल सा मैं पहले फॉर्मेट लिख दूँ। फॉर्मेट क्या होता है इसका, अगर ए की पावर माइनस एम हो तो आप इसे लिख सकते हो 1/a⁻m। ऐसे लिखो यार, है ना। ए की पावर क्या है, माइनस एम है, तो इसे क्या लिख सकते हो 1/a⁻m। तो इसको देखो एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल ही आपको समझ में आता है और एग्जाम्पल से ही समझना चाहिए। बिल्कुल आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मेरा सिंपल सा फंडा है, मैथ है वो कंसेप्ट है, रट्टा मारनी है। अगर रट्टा मारोगे तो कब तक रट्टा मारोगे भाई, तो कंसेप्ट क्लियर है तो आप कुछ भी कर सकते हो। सिंपल सा देखो इसे क्या लिख सकते हो, मैं एग्जाम्पल लूँ क्या, x⁻²। x⁻² को मैं सिंपल सा लिख सकता हूँ 1/x⁻²। ठीक, सिंपल सा है। देखो यहाँ पे क्या है, आपको आप यहाँ देखो माइनस है ना, माइनस को मैंने क्या किया पॉजिटिव कर दिया था, एक्स की पावर है ना। माइनस का मतलब कि उल्टा हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे देखो लिख दूँ कि x लिखूँ सिर्फ पर -1 लिख दूँ तो इसका मतलब क्या 1/x हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बना देना कितने बार आपके पूछे गए हैं। जब आपका कुछ इससे मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा जस्ट इसके बाद आपको क्वेश्चन वाला सीरीज बिल्कुल आएगा आपके लिए, बहुत मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन उस सीरीज को बिल्कुल करना, अच्छे से करना, ईमानदारी से करना। मैं आपको वहाँ पर सारा का सारा कंसेप्ट और अच्छे तरीके से क्वेश्चन के साथ वहाँ पर मैं आपको क्लियर करूँगा। ठीक, अब आते हैं इक्विलिटी रूल क्या होता है। इक्विलिटी जो रूल होता है यहाँ पे भी देखो क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ क्या a⁻m = a⁻n। अगर बेस सेम हुआ ना, बेस क्या हो सेम हो और पावर अलग अलग हो तो आप सिंपल सा बेस को हटा दो, सिंपल सा क्या लिख दो पावर को आप इक्वल कर दो। तो इसका मैं एग्जांपल लेकर समझाऊँ तो एग्जांपल कहाँ पे लूँ, चलिए इसे रब कर दूँ, चलिए इसे रहने दो। मैं यहाँ पे एग्जांपल कहाँ पे ले लेता हूँ इसका, चलो इस वाले को रब करता हूँ, आई होप ये आपको आता ही होगा। तो इसे रब करते हैं तो देखो इस वाले का एग्जांपल, इक्विलिटी रूल का एग्जांपल मैं समझाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ क्या x की पावर, यहाँ पे क्या लिख दूँ 4 की पावर x = 3 की पावर x प्लस वाई। ये आपका देखो पावर है, सॉरी यहाँ पे 4 की पावर x प्लस वाई। देखो यहाँ पे क्या है पावर है, यहाँ पे क्या है 4 है, यहाँ पे क्या है 4 है। दोनों का बेस क्या है भाई, बेस सेम है। अगर बेस सेम है तो ये देखो इसका पावर क्या है x है और इसका पावर क्या है x प्लस वाई है। मैंने क्या बताया, अगर बेस सेम होता आप बेस को हटाओ, सिंपल सा दोनों को पावर को इक्वल कर दो। इसको सिंपल सा आप लिख सकते हो x = x प्लस वाई। तो ये बिल्कुल लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो आई होप कि अब आपका एक्सपोनेंट वाला जो कंसेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर देखते हैं प्लेइंग विद नंबर। तो इस नंबर से आप खेलते हैं, नंबर क्या कह रहा है भाई, आ जाओ आप देखते हैं यार क्या ही, आप तो कुछ है नहीं। तो आप देखो सिंपल सा है, डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए, इससे भी क्वेश्चन आए हैं। तो आपको देखो 2 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है, जिसके लास्ट में क्या हो इवन नंबर हो। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 24 लिख दूँ तो लास्ट में क्या 2 है, मतलब ये तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं लिख दूँ 22 लिख दूँ 2 लास्ट में डिवाइड होगा। उसी टाइप से मैं लिख दूँ क्या 26 लिख दूँ 2, देखो सिंपल लास्ट में क्या होना चाहिए इवन आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 4 2 6 3 4 8 5 कुछ भी लिख दो और लास्ट वर्ड सिर्फ आप चेक कर दो, लास्ट वर्ड क्या है इसमें 6 है, मतलब 6 आपका इवन नंबर है। अगर 6 इवन नंबर है मतलब 2 से आपका डिवाइड होगा। अब समझ में आया क्या, बस मैं यहाँ पे लिख दूँ 4 4 4 3 3 0 1 2 4। लास्ट में देखो लास्ट में चेक करना है 4, तो ये कैसे 2 से डिवाइड होगा, मैं 4 हटा दूँ। अब बताओ क्या 4 से डिवाइड होगा, नहीं लास्ट में क्या है 1 है, तो ये अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 4 लिखूँ तो फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो आपको लास्ट डिजिट चेक करना है, तो लास्ट डिजिट इवन है या नहीं है। उसी टाइप से 3 से डिविजिबल का रूल होता है, सिंपल सा है, सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइडेड बाई 3। सिंपल सा देखो मैं एग्जांपल देकर समझाता हूँ इसको। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 3 लिखूँ 4 लिखूँ 3 लिखूँ, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख दूँ 2 लिख दूँ, तो अब इसको चेक करना है कि बताओ ये 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसके लिए क्या चेक करते हैं, इसके लिए क्या बोला सम ऑफ ऑल डिजिट। तो इसमें क्या है 3 है तो 3 + 4 + 3 + 2 इन सबको ऐड करो तो 4 और 3 कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। 7 + 3 कितने हो जाएंगे भाई बताओ 10 हो जाएंगे। 10 + 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएंगे। अब ये चेक करो ये जो 12 नंबर आया क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, बिल्कुल 12 जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है। अगर 12 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका अगर सम, अगर इसका देखो मैंने क्या किया सबका डिजिट को सम किया ना, अगर आपका सम 3 से डिवाइड हो रहा है मतलब ये नंबर आपका क्या होगा 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सपोज कि मैं इस बार क्या कर दूँ 1 यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे 1 लिख दूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 आ जाएगा। बताओ क्या 11 जो है वो 3 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता है ना, तो ये वाला आपको 3 से डिवाइड नहीं होगा। आपको 3 का रूल समझ में आ गया। और 5 का तो बहुत आसान है, सिंपल सा लास्ट में क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। अगर इसके लास्ट में क्या हो, लास्ट डिजिट आपका 0 हो, सपोज कि मैं लिख दो 4 5 2 3 4 कुछ भी लिख दो, लास्ट में 5 है। अगर लास्ट में 5 है पूछेगा बताओ ये 5 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है। तो जिसके लास्ट में 5 हो या जिसके लास्ट में 0 हो तो वो आपका 5 से डिवाइड होता है। उसी टाइप से क्वेश्चन देखो 9 का रूल क्या है। 9 का रूल सिंपल सा है, सम ऑफ डिजिट डिवाइड बाय 9। अब देखो मैं अगर यहाँ पे एग्जांपल से समझो, अगर एग्जांपल दूँ मैं यहाँ पे क्या
3 4 3 2, ठीक है, और 5 और 1 दे दूँ, ठीक। अब इसका ये नंबर मुझे चेक करके बताओ ये 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसे कैसे चेक करेंगे, देखो भाई, ये इससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, इससे भी क्वेश्चन आए हैं, सबसे यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है। आप क्वेश्चन देखना, वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया। क्वेश्चन कहाँ से देखना है आपको, बिल्कुल आप PYQ कर लो, मोर, अगर PYQ आप कर लेते हो ना तो मोर देन इनफ है भाई, उससे ज़्यादा की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है मेरे भाई। तो 9 का जो रूल क्या है बताओ, 9 का रूल है 3 + 4 + 3 + 2 + 5 + 1, इन सबको ऐड कीजिए। ऐड करने के बाद आप चेक कीजिए, इसको ऐड कीजिए तो क्या हो जाएगा बताओ, 4 3 7, 7 3 10, 10 2 12, और 12 1 13, और 13 में 5 जोड़ तो क्या हो गया, 18 हो गया ना। तो अब बताओ ये 18 जोड़ने का जो 18 आया, क्या वो 18 9 के टेबल में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा था, मतलब कि ये जो है आपका 9 से डिवाइड होगा। अगर नहीं आता तो वो 9 से डिवाइड नहीं होता। जैसे 11 का अल्टरनेट सम ऑफ डिजिट इज डिवाइडेड बाय मतलब अल्टरनेट सम ऑफ डिजिट इज डिवाइडेड बाय 11, ठीक है। वैसे ये आपके लिए ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपको लिख दिया, लेकिन आपको यहाँ से 2 से लेकर 9 तक बिल्कुल पता होना चाहिए। तो आई होप कि आपका यही स्लाइड का कंसेप्ट पूरी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो गया है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो क्या करो यार, इसे सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों से शेयर करो और लाइक करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ठीक है भाई। मैं किसके लिए, आपके लिए तो कर रहा हूँ। तो आपको बस इतना करना, सब्सक्राइब करना, और मुझे कमेंट करके बताओ वीडियो आपको कैसा लगा। तो आप मुझे एक प्रॉमिस करो कि भाई आप एग्जाम में 4 के आएंगे, और 4 के आने के बाद मुझे आप यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे आपको एग्जाम कैसा गया, मैंने जो बताया वो आया या नहीं आया, बिल्कुल आप बता सकते हो, ठीक है। अब देखो सिंपल सा यूक्लियर फॉर्मूला से, सिंपल से एक बार जैसे फॉर्मूला ही पूछा, बताओ इसमें से कौन सा यूक्लियर फॉर्मूला आती है। क्वेश्चन भी सिंपल से पूछे गए हैं, तो ये फॉर्मूला आप याद कर लो। और इससे एक तो फॉर्मूला पूछ लेता डायरेक्ट, आप पूछता बताओ इसमें से, देखो एफ का मतलब क्या है, एफ का मतलब है फेस, ई का मतलब क्या है एज, और वी का मतलब क्या है वर्टेक्स, ठीक। ये इसका मतलब होता है। एक तो आपको सिंपल फार्मूला पूछा गया है, देख लेना 2024 में पूछा गया। एक तो या तो फार्मूला पूछ लेगा, या आपसे इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है, आपको इन दोनों में से ये 2 चीज़ दे देगा, फेस दे देगा, एज दे देगा, आपसे पूछ के बताओ इसमें वर्टेक्स से बताओ, वर्टेक्स से क्या होगा, उसके लिए आपको यही फार्मूला लगाना है। आप या तो क्या कर देगा, आपको मैं चलो एक एग्जांपल ही देगा, आपको बताता हूँ। सपोज कि मैंने आपको दे दिया है वर्टेक्स का वैल्यू, मैंने आपको दे दिया क्या 7 दे दिया, और मैंने आपको एज का वैल्यू दे दिया, क्या एज का वैल्यू दे दिया 3D दे दिया। अब मुझे बताओ फेस का वैल्यू क्या है, तो मैं इसके लिए क्या लगाऊंगा, मैं सिंपल से फॉर्मूला लगाऊंगा। तो फॉर्मूला क्या है, V - E + F = 2, ठीक। तो अब देखो मैंने क्या दिया, वर्टेक्स का वैल्यू कितना दिया 7 दिया, तो यहाँ पे मैं 7 लिखूंगा। तो वर्टेक्स का वैल्यू हो जाएगा 7, ई का वैल्यू मैंने कितना दिया 3 दिया, तो 3 लिखूंगा, और यहाँ पे F = 2, उनको माइनस करो तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस F = 2। अब यहाँ से इसको उधर लेकर जाओगे तो F = 2 - 4, तो ये हो जाएगा -2। देखो थोड़ा सा मैंने वैल्यू थोड़ा आगे पीछे होगा, इसलिए माइनस में आंसर कभी नहीं आएगा। तो इसे आप क्या कर लो, इसे आप यहाँ पे 2 नहीं लिख के, अच्छा ये तो 2 तो फॉर्मूला से रहेगा, तो इसे मैं थोड़ा सा वैल्यू चेंज कर लूँ, ठीक है, क्योंकि माइनस में आंसर कभी नहीं आएगा, ठीक है भाई मेरे। तो आप क्वेश्चन मतलब समझ गए ना, क्वेश्चन कैसा पूछा था, मेन आपको मुझे वही समझाना था। चलो आप यहाँ पे देखो, इसका एक दूसरा फॉर्मेट होता है, इसका दूसरे फॉर्मेट से आपका क्वेश्चन पूछा था, बताओ इसका एक तो ये लिख सकते हैं, और दूसरा इसी चीज़ को देखो यहाँ पे V - E + F = क्या हो जाएगा 2 होता है, तो इसी को तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, V - E = 2 - F, ये भी लिख सकते हो। और इसका एक फॉर्मेट आप क्या लिख सकते हो बताओ, E - E है ना, सी लिख सकते हो, F - E = 2 - V। ये सारा इसका अलग अलग फॉर्मेट है, इनको मैं आपको इसमें से कोई सा घुमा फिरा कर दे देगा, पूछेगा बताओ इसमें से यूक्लियर फॉर्मूला है या नहीं है, तो आप इसे बिल्कुल आप निकाल सकते हो, मुझे इतना यकीन आप पे, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिस्टोग्राम आ जाता है आपका, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। देखो थ्योरेटिकल में बहुत ही प्यारा सब क्वेश्चन आता है, हिस्टोग्राम से आपको 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखो इसमें आपको क्या क्या पता है, जो मैं लिख कर बिल्कुल आपको ये सारी चीज़ें आपको आना चाहिए। तो हिस्टोग्राम जो होता है, ईच बार रिप्रेजेंट क्लास इंटरवल, पूछेगा बताओ हिस्टोग्राम के अंदर जो ईच बार होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो आपका क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है। उसी टाइप से पूछेगा जो हाइट होता है हिस्टोग्राम को, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो फ्रीक्वेंसी। ये क्वेश्चन आपको 2 बार पूछेगा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपको 2 बार पूछा गया है। तो हाइट ऑफ द बार रिप्रेजेंट किसको करता है, फ्रीक्वेंसी को करता है। उसी टाइप से इसी का पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है, क्वेश्चन से वही है, तरीका बस क्या है अलग है। आपसे पूछेगा बताओ हिस्टोग्राम में जो एक्स एक्सिस होता है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है। उसी टाइप से एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है, बताओ वाई एक्सिस में जो वाई एक्सिस जो होता है हिस्टोग्राम का, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, वो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो क्लियर हो गया। तो ये स्लाइड को अब याद करके चले जाना, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। आते हैं प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। प्रिज्म इज ए पॉलीहेड्रल, सबसे पहले आपको पता है प्रिज्म कैसा होता है, पॉलीहेड्रल होता है, जो कैसा होता है सॉलिड विथ फ्लैट फेस होता है। ये जो जिसमें अंडरलाइन में कर रहा हूँ ये आपको पता होना चाहिए, थ्योरी पढ़ लो, थ्योरी से क्वेश्चन आते हैं। प्रिज्म इज ए पॉलीहेड्रल सॉलिड शेप विथ फ्लैट फेस।
तो आपको पता होना चाहिए इसके अंदर दो पैरेलल होता है, तो पैरेलल एंड कांग्रुएंट बेस होते हैं। इसका लेटरल सरफेस, इससे आपसे ये पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ठीक है, ये वाला। इस वाले को मैं यहाँ पे स्टार लगा दूँ, बाकी आपसे उस मैं जितना लिखा हूँ कुछ ये पूछा जा सकता है। पूछा है था, बताओ प्रिज्म का जो लेटरल फेस होता है वो कैसा होता है, तो कैसा होता है, वो हमेशा पैरेललोग्राम होता है। प्रिज्म का लेटरल फेस कैसा होता है, हमेशा एंड हमेशा कैसा होता है, पैरेललोग्राम होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। अब देखो दो टाइप का प्रिज्म होता है, दो टाइप का प्रिज्म होता है, एक होता है आपका ट्रायंगुलर प्रिज्म, एक होता है आपका रेक्टेंगुलर प्रिज्म। अब दोनों में बस क्या डिफरेंस है, देखो दोनों का जो लेटरल फेस जो होता है, इसका भी लेटरल फेस देखो कैसा है, पैरेललोग्राम है, इसका भी लेटरल फेस देखो कैसा है, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम तो हमेशा लेटरल फेस हमेशा एंड हमेशा पैरेललोग्राम होगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताओ ट्रायंगुलर प्रिज्म का बेस कैसा होता है, ट्रायंगुलर प्रिज्म का बेस कैसा होता है, ट्रायंगुलर प्रिज्म का जो बेस होता है वो कैसा होता है, ट्रायंगुलर होता है। पूछेगा आपसे रेक्टेंगुलर प्रिज्म का बेस कैसा होता है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म का बेस कैसा होता है, रेक्टेंगुलर होता है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट आपसे क्या क्वेश्चन पूछता है, पैथागोरस ट्रिपलेट पे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। पैथागोरस ट्रिपलेट से क्या क्वेश्चन पूछेगा, सिंपल इसका डिफिनेशन देख लो। ए पैथागोरस ट्रिपलेट कंसिस्ट ऑफ 3 पॉजिटिव इंटीजर, हमेशा इसके अंदर कैसे होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, जिसमें ए बी सी डेट सेटिस्फाई द पैथागोरस थ्योरम। आपका ये पैथागोरस थ्योरम होता है, इसे आप याद कर लो अच्छे से। इस बार से आपको इसमें से कोई भी दे रखा है, देखो ए जो इसमें क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है, बी क्या है, सेकेंड नंबर है, एंड सी क्या हाइपोटेन्यूस है या लार्जेस्ट नंबर है। तो आपसे इसमें बोलता है कि बताओ ये पैथागोरस ट्रिपलेट है, इसका कौन सा फॉर्मेट फॉलो करेगा। उसमें दे देगा आपको स्मॉलेस्ट नंबर दे देगा, लार्जेस्ट कोई भी 2 नंबर दे देगा फॉर्मेट। जैसे मैं अब इसका देखो एग्जांपल मैं आपको लेकर समझाता हूँ। इसके लिए सिंपल से आप क्या करेंगे भाई, देखो सिंपल से आपको इसमें करना क्या होता है, इसको चेक करना होता है। कभी वैसा क्वेश्चन आया तो आप कितना पैथागोरस याद करोगे, कितना याद करोगे भाई, कब तक याद करोगे, बिल्कुल कब तक याद करेंगे। बस आपको ये फॉर्मेट पता होना चाहिए। इसमें हमेशा आप चेक करो, कभी भी आपको दे दे आप हमेशा चेक करो LHS इज इक्वल टू RHS, ये आपको चेक करना है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप PY को देख लो, PY को मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन करवा रखा है। ओके ब्रो, तो देखो डिस्काउंट फार्मूला, इससे भी आपको 2-3 बार क्वेश्चन बिल्कुल पूछा गया है। तो डिस्काउंट फार्मूला में क्या होता है, डिस्काउंट परसेंटेज इज कैलकुलेटेड बाय द डिस्काउंट फार्मूला। तो पूछेगा बताओ डिस्काउंट परसेंटेज पूछता है, ठीक है, आपको मार्केट प्राइस दे रखा है और सेलिंग प्राइस दे रखा है, सिंपल से पूछता है डिस्काउंट परसेंटेज बताओ। जैसे देखो ये मैंने क्वेश्चन आप ले लेगा था, द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इतना एंड सोल्ड एट इतना, द फाइनल डिस्काउंट रेट पूछे, परसेंटेज पूछे, बात बराबर है। तो इस फॉर्मूला में क्या करेंगे, इसके लिए हमेशा ये फॉर्मूला लगेगा। डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला होता है, जो आपको मार्केट प्राइस दे रखा है उसको किससे माइनस कर दो, SP से माइनस कर दो, उसको बाय मार्केट प्राइस इंटू 100। इसको अगर सॉल्व भी किया जाए, इसमें बताओ मार्केट प्राइस कितना दे रखा है, 100 दे रखा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 100 लिखेंगे। और सेलिंग प्राइस कितना है 76, तो माइनस क्या करेंगे 76 और मार्केट प्राइस से फिर इसको क्या करेंगे आप, क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, इंटू 100 कर देना। जिसके जब ये दोनों कट गया और 100 में 76 से माइनस कर दो, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बस ये फॉर्मूला पता है डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है। अब आता है रेगुलर क्वाड्रिलेटर से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका आपको कंडीशन याद रखना है। रेगुलर क्वाड्रिलेटर वो होता है जिसका हर साइड ऑल साइड इक्वल होना चाहिए, ऑल एंगल इक्वल होना चाहिए। मतलब कि अगर यहाँ पे देखो मैं आपको क्या कर दूँ, आपका स्क्वायर दे दूँ, ठीक है, पहले स्क्वायर लेते हैं, ये आपका सब अरे यार मान लो कि स्क्वायर है ना, मान ले यार क्या दिक्कत है, मान लेते हैं, ये बन भी गया लग रहा है ना भाई, बन गया ना, देख रहे हो टैलेंट अपने भाई का। तो क्या है देखो ये आपका स्क्वायर है, ये आपका रेक्टेंगल है। देखो स्क्वायर का आपको पता है कि इसका ऑल साइड क्या होता है, ऑल साइड इक्वल होता है, एंड ऑल एंगल क्या होता है, ऑल एंगल भी इक्वल होता है। आपको रेक्टेंगल का पता है इसका, तो ऑल एंगल तो क्या होता है इक्वल होता है, लेकिन ऑल साइड इक्वल होता है नहीं, इसका जो होता है अपोजिट साइड इक्वल होता है। तो आपसे इन दोनों में बताओ, ये स्क्वायर है और ये आपका रेक्टेंगल है, तो बताओ इन दोनों में रेगुलर क्वाड्रिलेटर क्या है। तो बिल्कुल आपका जो स्क्वायर है वो रेगुलर क्वाड्रिलेटर है। क्यों, क्योंकि इसका हर साइड इक्वल है, हर एंगल इक्वल है, इस वजह से आपका रेगुलर क्वाड्रिलेटर होगा। ठीक है मेरे भाई, तो आपको आई होप कि आपको समझ में आ गया। देखो एक रिलेशन और आता है, सिंपल सा द रिलेशनशिप बिटवीन GCF एंड LCM एंड 2 नंबर A एंड B, ये रिलेशनशिप आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या है, मोहन इज ए थिंकिंग ऑफ, देखो GCF का सिंपल सा ये क्या है, ये आपका है HCF है भाई। तो यहाँ पे अभी फॉर्मूला को ये भी ऐसे भी लिख सकते हो आप, SCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B। इस फॉर्म इसको सेम GCF से आपको डरना नहीं है, GCF का SCF ही दे रखा है, आपको पता है SCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B। तो सिंपल सा इसमें क्या है, A 1 नंबर है, B अदर नंबर। देखो क्वेश्चन क्या आपसे पूछा है, आपका PYQ ही है। तो मोहन इज थिंकिंग ऑफ 2 नंबर, मोहन जो है वो सोच रहा है 2 नंबर के बारे में। द ग्रेटेस्ट है GCF का जो फुल फॉर्म क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, देयर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब GCF इस 6 है, वो क्या बोल रहा है GCF के बारे में सोचा, GCF उसका 6 है, और लीस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि LCM कितना 36 है, और उसका 1 नंबर दे रखा, पूछा दूसरा नंबर पूछा है। तो देखो इसको मैं, अगर आपने PY को नहीं देखा था आपको मैंने बहुत अच्छे लेवल पे सॉल्व करा, बाकी यहाँ पे थोड़ा सा मैं सॉल्व करवा देता हूँ। देखो इस क्वेश्चन को इसी फॉर्मेट से बनेगा।
तो इसमें आपका GCH मतलब कि कितना दे रखा 36 से दे रखा आपका क्या GCF ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर या SCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाद बराबर है। इसके बदले में क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। और LCM या लीस्ट कॉमन फैक्टर कितना दे रखा 36 से दे रखा, इसके बदले में 36 से लिखोगे। और A 1 नंबर इज टू 2 मतलब देखो A क्या है 1 नंबर, तो A का क्या वैल्यू दे रखा 12 दे रखा है। और अदर नंबर पूछा, अदर नंबर को मैंने क्या माना B माना, तो इसमें से B का वैल्यू निकालो, आपका आंसर निकल जाएगा। कोई दिक्कत है क्या इसमें? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। अब आते हैं प्रॉपर्टीज़ में। मैं आपको प्रॉपर्टीज़ किसका कराऊंगा, क्यूबाइट का कराऊंगा, क्यूब का कराऊंगा, ठीक है। तो ये दोनों देखो प्रॉपर्टीज़ क्यूब से पूछे जाते हैं। तो क्यूबाइट का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, सबसे पहले आते हैं फेस आते हैं। तो आपको पता है क्यूबाइट के अंदर कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। और 6 के 6 कैसे होते हैं भाई, रेक्टेंगुलर फेस होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके, क्यूबाइट के अंदर रेक्टेंगुलर फेस होते हैं। और क्यूबाइट के अंदर कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। और जो होता है ना 6 फेस होते हैं। और आइडेंटिकल कितने फेस होते हैं, आइडेंटिकल 3 पेयर होता है, 3 पेयर होता है आइडेंटिकल फेस। ये भी आपको पता होना चाहिए, 3 आइडेंटिकल फेस। अब आता है एज के बारे में। तो क्यूबाइड हैज़ 12 एज। उसी टाइप से वर्टेक्स आता है, क्यूबाइड हैज़ कितने वर्टेक्स होते हैं, 8 वर्टेक्स होते हैं। जैसे कि देखो मैं आपको अगर यहाँ पे क्यूबाइड का ये अरे यार बस सही से बनना मेरे भाई, रुक जा। हाँ देखते हैं, ये आपका हो गया है क्यूबाइड, ठीक। तो क्यूबाइड के अंदर ये जो कॉर्नर होता है ना, ये क्या होता है भाई, ये वर्टेक्स होता है, ठीक है। तो ये आपका वर्टेक्स होता है, सिंपल सा। वर्टेक्स से कितना आपको पता होना चाहिए, कितने फेस होते हैं 6, कितने एज होते हैं 12, कितने वर्टेक्स होते हैं 8 होते हैं। इसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए कि अपोजिट फेस ऑफ क्यूबाइड आर इक्वल। जो अपोजिट फेस होता है क्यूबाइड का वो कैसा होता है, इक्वल होता है एंड पैरेलल होता है। ये लाइन आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, अपोजिट फेस कैसा होता है, इक्वल होता है एंड पैरेलल होता है। उसी टाइप से डायगोनल, द क्यूबाइड हैज़ द 4 स्पेस डायगोनल एंड 12 फेस डायगोनल। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे कट कर दो। तो राइट एंगल, हाँ इसे देखो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इसके अंदर जो एंगल बनता है, तो ईच एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। बाकी सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड मैंने ऑलरेडी बता दिया है, 2 × LB + BH + HL। तो आपको देखो इसमें से ये याद कर लो अच्छे से कि क्यूबाइड के अंदर जो एंगल होता है वो हर एक एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। अब आते हैं क्यूब के बारे में। क्यूब में भी आपको कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। और आपके 12 क्या होते हैं, एज होते हैं ना, 8 वर्टेक्स होते हैं। दोनों में बराबर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसका फेस जो होता है क्यूबाइड का, कैसा फेस होता है बताओ, इसका होता है स्क्वायर फेस होता है। इसका बताओ कैसा फेस था, देखो यहाँ पे इसका रेक्टेंगुलर फेस था। इसमें कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, तो आपको इसको याद कर लो कि जो क्यूब होता है, क्यूब का फेस कैसा होता है, स्क्वायर फेस होता है। और आपका जो एज होता है इसका, आज सब के सब एज कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन क्यूबाइड का सबका सब एज क्या होता है, मैंने इक्वल लिखा नहीं, तो मतलब इसका इक्वल नहीं होता है। आपको ये सारे देखो ये सब यार इसमें आते हैं, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, आपको पता होना चाहिए। बाकी इसमें कितने 8 वर्टेक्स होते हैं, डायगोनल का छोड़ दो, डायगोनल की जरूरत है नहीं। इसका भी तो ईच एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। समझ में आ गया। और आपको इसके बारे में और पता नहीं, दो ऑल साइड आर इक्वल। आपको पता है कि क्यूब के अंदर जो सारे के साइड कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। द लेंथ, ब्रेथ एंड द हाइट ऑफ क्यूब आर सेम। तो इसका लेंथ हो, ब्रेथ हो और हाइट हो, सबका सब सेम होती है। इसलिए आपको क्या लिखते हो उससे, अब क्यूब का अगर मैं वॉल्यूम लिखने बोलूँ तो क्या लिखते हो आप, एक क्यूब लिखते हो ना। एक क्यूब क्यों लिखते हो बताओ, क्योंकि आपने ए को भी, लेंथ को भी ए मान लिया है, ब्रेथ को भी ए मान लिया एंड हाइट को भी ए मान लिया है। तो अब वॉल्यूम का मतलब तीनों को मल्टीप्लाई, जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है, एक क्यूब होता है। इसलिए आप इसे एक क्यूब लिखते हो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। उसी टाइप से आपको ये भी याद रखना है कि इसका जो क्यूब का जो अपोजिट फेस होता है वो कैसा होता है, हमेशा न हमेशा इक्वल होता है ना, पैरेलल होता है। तो इसका सरफेस एरिया जो होता है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया, 6a² है। तो वॉल्यूम जो होता है ए क्यूब होता है। और इसका डायगोनल जो होता है √3 × a होता है। बस इतना कर लो यार, मोर देन इनफ। इससे ज़्यादा की बिल्कुल आपको ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी में। तो रेक्टेंगल का बताओ सबसे पहले, रेक्टेंगल कैसा फिगर है, 2D फिगर या 3D फिगर है। रेक्टेंगल जो होता है वो आपका 2D फिगर होता है। इसके अंदर 4 साइड होते हैं। इसका अपोजिट साइड जो कैसा होता है, इक्वल होता है। ये आपको बिल्कुल पता होगा, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, ठीक है। जैसे अगर मैं रेक्टेंगल यहाँ पे बनाऊँ तो देखो रेक्टेंगल ये है आपका, इसका देखो ये वाला साइड का अपोजिट ये साइड है, तो ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। और इसका अपोजिट ये है, तो ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो अपोजिट साइड इसका इक्वल होता है। तो अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। तो एंगल जो होता है, ईच एंट्री एंगल क्या होता है, हर एक एंगल मतलब ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी, इसका हर एक एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो डायगोनल के देखो इसे, इसका डायगोनल पहले इंपॉर्टेंट है, क्यूबाइड का नहीं था बट इसका इंपॉर्टेंट है। तो रेक्टेंगुलर है 2 डायगोनल, इसके अंदर कितने डायगोनल होते हैं बताओ। इसके अंदर देखो एक डायगोनल ये हो गया और एक डायगोनल ये हो गया। ये दोनों जो मैं ब्लू कलर से बना रहा हूँ ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका डायगोनल कहलाता है। तो इसके अंदर कितना डायगोनल होते हैं, 2 डायगोनल होते हैं। और दोनों के दोनों इक्वल इन लेंथ होते हैं एंड बाइसेक्ट ईच अदर। ये देखो ये आपको पता होना चाहिए, दोनों के डायगोनल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करता है ईच अदर को, दोनों को क्या करता है, इक्वल भाग में बांटता है। तो ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इक्वल होता है और बाइसेक्ट करता है क्या, डायगोनल, ठीक। बाकी पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 × b, एरिया का फॉर्मूला है ln/b। तो बस ये तो आपको पता ही है।
अब आते हैं स्क्वायर में। तो स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर हैज़ फोर साइड, आपको पता है फोर साइड होते हैं, सबके सब कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसका भी ईच एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। बिल्कुल पता है आपको ये चीज़ भी, जैसे देखो मैंने यहाँ पे डिस्कस भी किया है कि आपका स्क्वायर का अगर शेप है, स्क्वायर बन जा भाई, रेक्टेंगल क्यों बन रहे हो। बच्चे बोलेंगे सर पढ़ा रहे हो स्क्वायर और बना रहे हो रेक्टेंगल, अरे नहीं मेरे भाई, तो ये आपका स्क्वायर है ना, तो इसका सबका सब साइड कितने हैं बताओ, फेस क्या है, सब इक्वल है। और हर एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो डायगोनल आर इक्वल, इसका भी डायगोनल क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, आपको पता है टू डायगोनल होते हैं इसके अंदर भी, है ना, इसके अंदर एक डायगोनल ये एक डायगोनल ये, दो डायगोनल होते हैं, दोनों के दोनों क्या होता है, आपस में इक्वल होते हैं। तो अब इसमें पता होना चाहिए डायगोनल बाइसेक्ट, ये जो होता है बाइसेक्ट कितने डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, 90 डिग्री। मैंने क्या यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा है कि 90 डिग्री या 20 डिग्री, नहीं लिखा है, तो मतलब कि उसमें हो भी सकता नहीं हो सकता है। लेकिन जो आपका डायगोनल होता है स्क्वायर का, ये हमेशा ना हमेशा कितने डिग्री पे कट करेगा, 90 डिग्री पे कट करेगा। तो डायगोनल ऑफ द स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, या परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। तो आपको ये लाइन यहाँ से पता होना चाहिए अच्छे लेवल पे। तो पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड, एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, मतलब साइड का स्क्वायर। इट इज एक लाइन, और यहाँ से कर लो, इट इज स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल, ये आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। अब आते हैं रोम्बस में। तो रोम्बस में आपको क्या क्या पता होना चाहिए, रोम्बस का क्या होता है, इसका भी जो होता है ऑल साइड क्या होता है, इक्वल होता है। ए रोम्बस हैज़ फोर साइड ऑफ इक्वल लेंथ, इसमें इसके अंदर फोर साइड होते हैं और सबके सब आपस में इक्वल होते हैं। आपको ये भी पता है ऑपोजिट एंगल जो होता है रोम्बस का, वो कैसा होता है, इक्वल होता है। तो याद कर लो, द ऑपोजिट एंगल इन द रोम्बस आर इक्वल। ठीक है, तो डायगोनल पे आते हैं। तो डायगोनल से बाइसेक्ट ईच अदर, जो रोम्बस होता है उसका भी डायगोनल कितने डिग्री पे कटता है बताओ, 90 डिग्री पे काटते हैं एक दूसरे को। ठीक है, इंटरसेक्ट है, इसमें क्या बोला है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो ये भी बिल्कुल आपको पता है, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। इसमें आपको ध्यान देना है, हमने अभी देखा कि आपका जो स्क्वायर था उसका डायगोनल इक्वल था, आपका जो रेक्टेंगल था उसका डायगोनल इसको इक्वल था, लेकिन आपका जो रोम्बस है उसका डायगोनल इक्वल नहीं होता। देखो रोम्बस का फॉर्मूला देखो, यहाँ पे मैं थोड़ा डायग्राम बनाकर समझाने की कोशिश करता हूँ। ये अगर रोम्बस में बनाऊँ, ये आपका क्या कहलाता है भाई, बन जाओ भाई, फिर तो बच्चे बोलेंगे क्या है, दो देखो ये आपको रोम्बस कहलाता है। तो रोम्बस से देखो एक डायगोनल आप ये खींचो और एक ये खींचो, तो क्या दोनों आपस में इक्वल लग रहा है क्या, देखो भाई ये तो बड़ा लग रहा है मेरे को, ये छोटा लग रहा था, मतलब कि बाइसेक्ट तो करते हैं, ये देखो ये बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, लेकिन आपका डायगोनल इक्वल नहीं होता है रोम्बस का। लेकिन आपका स्क्वायर का जो होता है डायगोनल बाइसेक्ट भी करते हैं और इक्वल भी होता है। ठीक, तो इसका इक्वल नहीं होता, अनलाइक स्क्वायर द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर नॉट नेसेसरी इक्वल। ठीक, तो ये इक्वल नहीं होता। सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब देखो यहाँ पे एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या है, मैं कर दूँ थोड़ा सा, देखो एडजेसेंट का मतलब क्या है, साइड बाय साइड, ये एंगल और ये एंगल, तो इन दोनों का सम हमेशा ना हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। एनी टू एडजेसेंट, किसी भी इन दोनों का ले लो, या इनको इनको ले लो, इनको मतलब क्या, इसे ए लेता हूँ, इसे बी लेता हूँ, इसे सी, इसे डी। एंगल ए बी का सम क्या होगा, हमेशा 180, डी सी डी का क्या होगा, हमेशा 180, बी सी का भी क्या होगा 180, मतलब कोई भी एनी टू एडजेसेंट एंगल का सम हमेशा क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री बोले तो 180 डिग्री। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट में। तो इसमें देखो थोड़ा बाकी है, द सम ऑफ एडजेसेंट 180 एनी टू, ये ऑलरेडी करवा चुके हैं, है ना। तो इसका पेरीमीटर आपको रखना 4 इंटू साइड, एरिया आपको पता होना चाहिए, एरिया क्या होता है, एरिया फ्रॉम मच होता है हाफ D1 इंटू D2, तो ये आपका एरिया होता है, क्या होता है, हाफ D1 इंटू D2, हाफ D1 बोले तो डायगोनल 1 और D2 बोले तो डायगोनल 2। इसको आपको याद है, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, द रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम विद साइड आर इक्वल। ठीक, ये लाइन है, थोड़ा सा वैसे पढ़ लो। अब आ जाते हैं पैरेललोग्राम, उसके बाद मैं आपको कराऊंगा ट्रेपेजम, देन आपका हो जाएगा सिलेबस कंप्लीट। तो आते हैं, देखो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में आपको क्या पता होना चाहिए भाई मेरे, तो पैरेललोग्राम होता है ऑपोजिट साइड, इसका भी क्या होता है, ऑपोजिट साइड इक्वल होता है। द टू पेयर ऑफ दो कितने पेयर, दो पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड आर इक्वल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ऑपोजिट एंगल भी क्या होता है इसका, इक्वल होता है। द टू पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब इक्वल। एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, जैसे हमने वहाँ पे देखा ना, एडजेसेंट एंगल कितने थे, सप्लीमेंट्री 180, तो सिंपल उसी टाइप से अगर यहाँ पे पैरेललोग्राम बनाओ आप। ठीक है, चलो बनाता हूँ। ये आपका पैरेललोग्राम है, इसका जो एडजेसेंट एंगल क्या होता है, ये एडजेसेंट एंगल क्या होता है, ये 180 डिग्री होता है। और इसका जो अपोजिट साइड होता है, देखो ये साइड, चलो फिगर से समझ मत आना दादा, है ना। देखो ये जो साइड अपोजिट साइड ये क्या होता है, इक्वल होता है, और ये दोनों अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक, अपोजिट है ना, पेयर, टू पेयर है ना, देखो ये अलग अलग है, ऑल साइड इक्वल नहीं है यहाँ पे। अगर यहाँ पे देखो, अगर रोम्बस में देखोगे तो रोम्बस में क्या, ऑल साइड इक्वल, देखो इस पर ध्यान देना, इस पार्ट पे ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, इसका ऑल साइड मैंने इक्वल बताया, इसमें क्या बताया कि ऑपोजिट साइड इक्वल बताया। तो ये जो वर्ड से आपको डिफरेंस से पता चलता है कि पैरेललोग्राम की बात हो रही है, रोम्बस की बात हो रही है, स्क्वायर की बात हो रही है, कि रेक्टेंगल की बात हो रही है। इसके ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं और ऑपोजिट एंगल होते हैं इक्वल। ठीक है, ऑल एंगल नहीं, ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। उसी टाइप से इसका एडजेसेंट जो साइड होता है, एंगल जो होता है वो 180, मतलब ये कि अगर मैं यहाँ पे फिगर बनाऊँ, अगर देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा बताओ, इक्वल होगा, मतलब सप्लीमेंट्री होगा। तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, इसका डायगोनल क्या करता है, बाइसेक्ट ईच अदर, द डायगोनल ऑफ
पैरेललोग्राम कट ईच अदर इनटू टू इक्वल हाफ। तो जो डायगोनल अगर यहाँ पे बनाओगे वो दो इक्वल हाफ में कट करता है, ठीक, ये आपको पता होना चाहिए बिल्कुल। आप आते हैं ट्रेपेजियम में, तो ट्रेपेजियम में आपको क्या पता होना चाहिए मेरे भाई, तो ट्रेपेजियम आपको पता होना चाहिए वन पेयर ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसमें सिंपल सा एक पेयर आपका क्या होता है पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम का इक्वल होता है। जैसे ट्रेपेजियम का फिगर कुछ मैं बनाने का ट्राई करूँ तो कुछ ऐसे आप ले सकते हो, अरे क्या बना गया, ये आप ट्रेपेजियम ले सकते हो, ठीक है। तो देखो ये दो एक पेयर होता है, इसका एक पेयर क्या होता है आपस में इक्वल होता है। वन पेयर जो होता है पैरेललोग्राम का वो इक्वल होता है। तो नॉन पैरेलल साइड क्या होता है, द अदर टू साइड आर नॉन पैरेलल आर कॉल्ड लेग एंड लेटरल साइड। ये बिल्कुल इसे पता जरूरत नहीं है आपको याद करने की। सम ऑफ इंटीरियर एंगल हमेशा क्या होता है 360 डिग्री होता है, ये पता होना चाहिए। द एडजेसेंट एंगल बिटवीन पैरेलल साइड आर सप्लीमेंट्री। जो एडजेसेंट एंगल होता है, देखो एडजेसेंट एंगल की कभी बात हो ना हमेशा ना हमेशा क्या हो जाए, देखो पैरेलल साइड मतलब इन दोनों, ये दोनों का सम हमेशा क्या होगा बताओ 180। उसी टाइप से ये दोनों का सम क्या होगा हमेशा 180 डिग्री होगा, ठीक है। ऐसे एंगल 1 लो, इसे एंगल 2 लो, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम क्या हो जाएगा 180, क्योंकि ये दोनों आपस में एडजेसेंट तो लगातार है ना। अब इसको यहाँ से इसको कंपेयर मत करना, ये दोनों अपोजिट एंगल होते हैं। 1 और 3 अपोजिट एंगल है, 1 और 2 क्या एडजेसेंट एंगल है। अब आते हैं डायगोनल। द डायगोनल ऑफ ट्रेपेजियम डू नॉट नेसेसरी बाइसेक्ट ईच अदर हाउएवर इज आइसोलेशन। ये जरूरी, इस लाइन को छोड़ दो, आप बस यहाँ याद कर लो। डायगोनल जो होता है ट्रेपेजियम ये नेसेसरी जरूरी नहीं कि वो हमेशा एक दूसरे को बाइसेक्ट करे ईच अदर को, ठीक है। अब आते हैं सिलेंडर में। तो सिलेंडर में आपको क्या याद करना है, सिलेंडर में जो ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं बिल्कुल पूछे गए। सिलेंडर में कितने होते हैं, 2 सर्कुलर बेस होते हैं। ए सिलेंडर हैज 2 पैरेलल एंड ए कॉन्ग्रुएंट सर्कुलर बेस। इसको याद छोड़ दो, आप ये लाइन याद कर लो। सर्कुलर के अंदर कितने होते हैं 2 सर्कुलर बेस होता है। इसलिए क्वेश्चन आपके भाई देखना, क्वेश्चन पीवाईक्यू उठाओ यार, पीवाईक्यू करो, क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इसमें 2 सर्कुलर बेस होता है और कर्व सरफेस होता है। इट हैज है ना, एक कर्व सरफेस होता है, 2 आपका सर्कुलर। ये फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आता है, सिलेंडर है कितने बेस कितने ये, तो सिंपल सा है 2 सर्कुलर बेस होता है, एक कर्व सरफेस होता है। एक हाइट जो होता है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द, इससे छोड़ दे, इस सबको जरूरत नहीं है आपको, बस आपको ये दोनों इसमें से पता होना चाहिए, ठीक। तो आपका पूरा मैथ्स होता है कंप्लीट। आपको लेक्चर कैसा लगा, वाकई में आपको मज़ा आया पढ़ के, आपका सारा चीज़ रिवाइज हो गया है, तो आप यार सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई। फर्स्ट टाइम आए हो आप मुझे कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसा लगा, कि आपको इसका 1 शॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए क्या। अगर चाहिए तो वो मुझे जल्द से जल्द कमेंट करें, आपको 1 शॉट बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो ऐसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका दिल करे तो बिल्कुल, आप वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आपको हक है यार कर देना सब्सक्राइब, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए आपको प्ले लिस्ट में चले जाना, प्ले लिस्ट में आपको मिलेगा चैंपियन गाइड एंड मैथ्स का पीवाईक्यू, साइंस का पीवाईक्यू। आप मैथ्स का पीवाईक्यू देखना बिल्कुल, यहाँ प्ले लिस्ट में चले जाना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। मैं आपको लिंक भी लगा दूंगा। आपको भाई कुछ करो नहीं करो, एग्जाम के लिए ये 2 चीज़ आप जरूर करके जाना, ठीक है। मैथ्स का पीवाईक्यू करके जाना है ना, साइंस का पीवाईक्यू करके। ज़्यादा से ज़्यादा आपको कितने घंटे लेंगे, 10 घंटे में आपको दोनों कवर हो जाएंगे। अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, या स्कैन करें या लिखे वहाँ पे 1 374 तो मेरा आईडी मिलेगा, आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। आपको लेक्चर पसंद आया नहीं आया, समझ में आया या नहीं आया, किसी क्वेश्चन पे कहीं पे कोई कंसेप्ट में डाउट है तो कुछ ये मुझे बिल्कुल आप शेयर कर सकते हो। कहीं पे डाउट वही मुझे बताएं, और वीडियो को कैसा लगा वही मुझे बताएं, ठीक है मेरे भाई। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चाहिए तो वो भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, ठीक। अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ें भाई। पीवाईक्यू कर लेना, पीवाईक्यू मैं कई बार बोल रहा हूँ, पीवाईक्यू कर लेना, पीवाईक्यू कर लेना, कर लेना, कर लेना, कर लेना, कर लेना। इनफाइनाइट टाइम से बोल रहा हूँ, कर लेना भाई। एग्जाम देने से पहले कर लेना तो बहुत पछताओगे, ठीक है भाई। पीवाईक्यू कर लेना और मेरे प्ले लिस्ट में जाना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। मैंने कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट कवर किया, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।